अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। मेरे साथ हैं गजल अशरफ। एक नई सुबह, एक नई सोच और एक नए ख्वाब के साथ आपके साथ हाजिर हैं। लेकिन जो इंडिया में हो रहा है वो किसी ख्वाब से कम नहीं है, क्योंकि इंडियन मीडिया कल से इस तरह की खबरें फैला रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के जहाज़ों को गिराया, पाकिस्तान के मिसाइल को गिराया, और खबरें कुछ इस तरह की गजल वो कह रहे हैं कि उन्होंने लाहौर को तबाह कर दिया, उन्होंने इस्लामाबाद को तबाह कर दिया, उन्होंने कराची को तबाह कर दिया। अजीब व गरीब सी खबरें। मुझे इंडियन मीडिया को देख के सोशल मीडिया याद आ गया कि किसी जमाने में जब सोशल मीडिया पे एक ऐसी कैफियत होती थी कि हर बंदा अपने तय उसकी डेफिनेशन कर रहा होता था। अनफॉर्चुनेटली हमें इंडियन मीडिया में इस तरह की खबरें नजर आ रही हैं कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया। पाकिस्तान जब हमला करेगा तो लग समझ जाएगी आपको। और इंडियन मीडिया की एक भी खबर, मैं CNN देख रहा था, मैं BBC देख रहा था, मैं फॉक्स न्यूज देख रहा था, हर बड़े प्लेटफॉर्म को देख रहा था, वो सारी दुनिया पॉप को दिखा रही थी कि नए पॉप का इंतखाब हो चुका है, और इधर इंडियन मीडिया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है। और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के साथ आप देखें कि किस तरह से मन घड़त खबरें फैला रहा है कि लाहौर को तबाह कर दिया, फिर उसके बाद इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद पर हमला कर दिया। ये बात गलत नहीं है कि कल से इंडिया बहुत सारे ड्रोन्स यहाँ पर फेंक चुका है मुख्तलिफ सिटीज़ में, जिसमें लाहौर है, गुजरांवाला है, सक्खर है, रहीम यार खान है, और डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर 29 ड्रोन्स जो है वो भारत की जानिब से आए हैं, और उनको पाक फ़ज़ाइया ने बड़ी बहादुरी से और बड़े तरीके के साथ उनको मार गिराया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ कुछ यूँ कि बहुत से शहरी ज़ख्मी भी हुए, कुछ का इंतकाल भी हो गया है। और बिल्कुल रावलपिंडी जो स्टेडियम है उसके करीब फूड स्ट्रीट में सैफरॉन के ऊपर जिस तरह से उसके शीशे भी टूट गए और ड्रोन गिरा और एक गार्ड भी जख्मी होकर बाद में इंतकाल कर गया। तो जिस तरह से ये पैनिक फैला रहा है इंडिया पाकिस्तान में, इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये हैं कि अवाम डर जाए, लेकिन डरेगी नहीं अवाम, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। बेसिकली आप ये कह रहे थे कि हम PSL को ख़त्म करने के जो इनका मंसूबा था, PSL को हमने शिफ्ट कर दिया। अब PSL दुबई शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन साथ साथ इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस भी बंद हो गए। सो अगर PSL बंद हुआ तो इंडियन प्रीमियर लीग भी बंद हुई। लेकिन जो आप बात करी थी ड्रोन्स की, ख़वातीन वज़रात पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने सवालात उठाए कि ड्रोन्स को हमने सरहद से अंदर क्यों आने दिया। मसला ये है कि ड्रोन्स को आप अगर टारगेट करेंगे अपने एयर डिफेंस सिस्टम से, तो उनके अंदर इस तरह की रेडिएशन होती है, इस तरह के सिग्नल्स जाते हैं कि वो आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। उनको कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं कि कहां पे आपका एयर डिफेंस सिस्टम है। इस वजह से ड्रोन्स को लाया गया और अपने मुकाम पे जहां पे उन्होंने गिराना था उस तरह उनको गिराया गया। अदरवाइज अगर उनको सरहद से इधर ना आने दिया जाता तो आपका एयर डिफेंस सिस्टम कंप्रोमाइज हो सकता था। ये वजह है कि हमने ड्रोन्स को आने दिया। बिल्कुल, असल में सवाल ये भी कल से पूछा जा रहा है कि इतने अंदर कैसे आ गए ना ड्रोन पाकिस्तान के अंदर। हाँ, सिटीज में मसला साथ ये भी है कि आपको पता है कि वो जो ड्रोन्स होते हैं वो सिर्फ 15,000 की फीट बुलंदी तक ही उड़ सकता है, और फिर वो हमारे रिडार सिस्टम में नहीं आता। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की टेक्नोलॉजी का सिस्टम ऐसा ही है, वो रिडार उस तरह से आपके जो ड्रोन्स होते हैं वो रिडार में नहीं आता है, और जब वो फिजा में उड़ता है सिर्फ 6 घंटे तक उड़ सकता है। तो इसलिए वो आते हैं, और इसके पीछे भी एक इंडिया का मंसूबा है, और वो मंसूबा ये है कि वो देखना चाहता है शायद कि हमारा डिफेंस सिस्टम किस तरह से ऑपरेट करता है, ताकि उस तक आइडेंटिफाई करना चाहते थे कि कहां से हमारा डिफेंस सिस्टम उनको मारेगा और उसके बाद वो हमारे डिफेंस सिस्टम को तबाह करेगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इंडिया इतना ज्यादा डर चुका है कि वो अब अपने जहाज नहीं भेज रहा, वो ड्रोन्स भेजकर हमें डराने की कोशिश कर रहा है, और उन छोटे छोटे ड्रोन से नुकसान ज्यादा होता है ना जहाजों पे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि कल से एक फॉल्स ऑपरेशन जो शुरू किया हुआ है, अफवाहों का बाजार गर्म है इस वक्त सोशल मीडिया पर, और इस तरह की मन घड़त खबरें फैलाई जा रही हैं कि मतलब इंडिया को बिल्कुल जैसे जम्मू कश्मीर को वहाँ पर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, फिर उसके बाद अमृतसर का कहा जा रहा था, वहाँ पे सायरन भी बज गए, लाइट्स भी बंद करा दी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी ज़राए ने ये चीज़ कंफर्म की है कि पाकिस्तान की जानिब से अभी तक जवाब नहीं दिया गया है। पाकिस्तान जवाब देगा, लेकिन अपने वक्त पर जवाब देगा। और कल DGI SPR ने इसहाक डार के साथ हंगामी प्रेस ब्रीफिंग भी की, जिसमें तमाम तर सूरत हाल से भी आगाह किया, और उन्होंने कहा कि जब हम हमला करेंगे ना तो तब गूंज भी सुनाई देगी, आवाज़ भी आएगी, और इंडियन मीडिया को उस वक्त बताने का कुछ नहीं होगा, बल्कि हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि हमने क्या किया है। अभी इस वक्त जो फॉल्स खबरें शुरू हुई हुई हैं उस हवाले से हम आपको भी अपने तवज्जुद से यही कहते हैं कि खबर को शेयर करने से पहले उसको चेक कर लें कि वो कितनी ज़्यादा ठीक खबर है। और जो आपने बात की कि कश्मीर के ऊपर हमला किस तरह से वो पाकिस्तान के ऊपर आइडेंटिफाई करेंगे, पाकिस्तान ने किया, इसी तरह से अमृतसर के ऊपर हमले को कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान ने किया। हालांकि ऐसा नहीं है। कश्मीर के ऊपर हमले का मतलब ये है कि वो हमें और कश्मीरी भाइयों को दूर करना चाहते हैं। अमृतसर के ऊपर हमले का मतलब ये है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत जो सिख कम्युनिटी इस वक्त इंडिया से नाराज है, वो उसको ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान आप पे भी हमला कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी भारत की साजिशें हैं, और इन साजिशों को पाकिस्तान फौज नाकाम बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और वो जो इन्होंने बात की ना कि गूंज जाएगी,
जब हमारा हमला होगा तो उसी तरह से गूंज आएगी। जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, जब हमने उनके जहाज गिराए, तो सबसे पहले इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया। और इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह से तनकीद की वो हम सब ने देखा है। एयर मार्शल सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो ये बताएं कि इंडिया तो अपने इस तरह से ओछे हथकंडों से बाज ही नहीं आ रहा और हमें डराने की कोशिश कर रहा है अपने छोटे छोटे ड्रोन्स की मदद से कि शायद हम डर जाएंगे। लेकिन सर, अभी सबका सवाल ये है कि कब हम हमला करेंगे? देखिए, हमें हमला अपने वक्त पे जब हम मुनासिब समझेंगे हमें उस वक्त करना चाहिए जी। ठीक है ना। हम एक मैच्योर कौम है और हमें उनकी यानी कि टैक्टिक्स के अंदर नहीं आना चाहिए। वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान कोई एक ऐसी हरकत करे जिससे वो सिविलियंस की डेथ हो जाए और वो फिर उसको लेके पूरी दुनिया में ढंढोरा पीटते फिरें कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है और हमें इसको काबू में करना है और उसको काबू में इस इलाके में सिर्फ हम कर सकते हैं। इसलिए आप हमारी सपोर्ट करें और हम इनको एक सबक सिखाते हैं। लेकिन हम एक मैच्योर लोग हैं। हम लोगों ने हमेशा उनको रोकने की कोशिश की है कि हमने उनको समझाया भी है कि पहलगाम वाकये में हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और क्या कहते हैं, अगर आपको एक इंटरनेशनल इंक्वायरी भी चाहिए तो हम उसमें भी शामिल होने को तैयार हैं। ठीक है। सो अगर हमने आज तक पिछले 4 दिनों में सिर्फ डिफेंसिव एक्शंस लिए हैं कि जब वो अटैक करते हैं तो हम उस अटैक को रिपल्स करते हैं। ठीक है ना। हमने अभी तक खुद अटैक नहीं किया है। वो हम इंडिया के एटीट्यूड को देख के, दुनिया के एटीट्यूड को देख के फिर खुद डिसाइड करेंगे कि कौन सा वक्त बेहतर है। देखिए, हुकूमत वक्त ने तीनों अफवाज के सरबराह को ये जिम्मेदारी दे दी है कि वो अपने मुनासिब वक्त को देख के ये अटैक कर सकते हैं। सो जब हमारे बड़े बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं, वो देख रहे हैं कि किस वक्त उनको ये एक्शन लेना चाहिए, इंशाल्लाह वो एक्शन लेंगे। अभी तक हमारी अफवाज ने कौम को मायूस नहीं किया है और आगे भी वो कौम को मायूस नहीं करेंगे। अब एयर मार्शल साहब, हमें ये भी बताइएगा कि ड्रोन्स भेजने का मकसद क्या था? हमने ये तो बता दिया कि ड्रोन्स क्यों नहीं हमने बर वक्त मार गिराए, क्योंकि वो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता था। इसके अलावा क्यों उन्होंने ड्रोन्स भेजे? बेसिकली जो उन्होंने कल ड्रोन्स भेजे थे उनको LM कहते हैं, लॉइटरिंग मुनिशन। वो बेसिकली एक मिसाइल और एक UAV की कॉम्बिनेशन होते हैं। उनको बेसिकली इसलिए भेजा जाता है कि आपने या तो इंटेलिजेंस करनी होती है या सर्वेलेंस या रिकॉनेसेंस। और अगर इनसे आपको अपना हदफ मिल जाता है तो आप उसको फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि हैरॉप के अंदर एक पॉसिबिलिटी है कि आप उसके अंदर एक छोटा सा वॉरहेड भी लगा सकते हैं। एग्जैक्टली। हाँ जी। जो कल उन्होंने हमारे पास हैरॉप्स भेजे, उनमें आधे जो थे वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल उसको कहते हैं, कि जो हमारे सेंसर्स थे उनकी ग्राउंड पोजीशन को फाइनलाइज करने के लिए उन्होंने भेजे। सो जब हैरॉप आता है, जब आप उसको लॉक करते हैं, जो बैटरी नीचे एयर डिफेंस की होती है, तो वो उस बैटरी की पोजीशन को पीछे जो उसका कंट्रोलर होता है उसको पास कर देते हैं। ठीक है ना। तो अगर बहुत सारे इलाके में आपके ये ड्रोन्स आए हुए हैं तो आप एक जो सेंसर्स होते हैं उधर, उनकी क्या कहते हैं, ग्राउंड पोजीशंस को कंफर्म कर सकते हैं। ये हम लोगों ने कल सुबह जो है, क्या कहते हैं, कोई 3:30 बजे जब हमने लाहौर में ये पहला हैरॉप गिराया तो उस वक्त हमें अंदाजा हो गया, क्योंकि जो बैटरी के सेंसर्स थे, वार्निंग सेंसर्स थे, वो ऑन हो गए। मीनिंग देयर बाय के हैरॉप ने उनकी ग्राउंड पोजीशन को लोकेट कर लिया है। सो उसके बाद से फिर हम लोगों ने ये सारी फैसिलिटीज उनको नहीं हासिल करने दी। हमने आधे से ज्यादा जो ये हैरॉप ड्रोन्स हैं इनको हार्ड किल किया, यानी कि उनको वेपन से गिराया, और आधों को हमने सॉफ्ट किल किया। सॉफ्ट किल ये होता है कि आप एक अपने जैमर के थ्रू जो एक डेटा लिंक होता है बिटवीन द ड्रोन एंड द ग्राउंड कंट्रोलर, आप उस डेटा लिंक को तोड़ देते हैं। जब ड्रोन जो है वो
बगैर कंट्रोलर के होता है तो वो उस इलाके में जो उसको दिया हुआ होता है थोड़ी देर के लिए लॉइटर करता है, और जब उसका टाइम खत्म हो जाता है तो वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सो हमने उनको, इंडियंस को कल दिखलाया कि हम आपके ड्रोन्स को सॉफ्ट किल भी कर सकते हैं और हम आपके ड्रोन्स को हार्ड किल भी हार्ड कर किल भी। सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। आप देखिए कि कितने यानी कि मैं तो उनकी अकल के ऊपर यानी कि हैरान हूं कि आपने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल बनाने के लिए एक दिन में आपने अपनी ड्रोन कैपेबिलिटी को 30% रिड्यूस कर दिया। एग्जैक्टली। ये तो यानी कि लगता नहीं है कि वहां कोई प्लानर्स बैठे हुए हैं और जो कोई बहुत सोच समझ के चीजों को आगे लेके चल रहे हैं। इस वक्त लगता है कि वहां एक डेस्परेशन स्टेट है। वो ये जो अहदाफ हासिल करना चाहते हैं वो अहदाफ हासिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने एक वन उनको रिस्पॉन्स उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दिया है। दूसरा, हम उस तरह बिहेव नहीं, इस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम बिहेव करेंगे, यानी हम परेशान हो जाएंगे, हम घुटने टेक देंगे, हम उनके आगे पीछे फिरेंगे, हम वर्ल्ड पावर्स को कहेंगे कि जी के आप बीच में आ जाएं। इस तरह की तो कोई चीज पाकिस्तान नहीं कर रहा, बल्कि अगर वो जब हमारे पास अपना एग्रेशन करते हैं हम उनको इतनी बुरी सजा देते हैं कि वो बेचारे अपने मुल्क में जाके शर्मिंदा हो जाते हैं। बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त फरमाया। जिस तरह से भारत को अब सुबकी का सामना करना पड़ा है और भारत की एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी कि शायद इंटरनेशनल जो मीडिया है वो पाकिस्तान पर तनकीद करेगा, बट हुआ सब कुछ उल्ट, इसके बरक्स हुआ। इंडिया को ही तनकीद का सामना करना पड़ा और इस वक्त वो इतना पैनिक कर चुका है, इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि उसको समझ नहीं आ रही। जैसे आपने भी कहा कि उनको पता ही नहीं है कि प्लानिंग के साथ चलना कैसे है। लेकिन सर अब आम लोगों का सवाल है, मैं आम लोगों की बात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भारत ड्रोन्स पर ड्रोन्स भेज रहा है, हमारे शहरी भी यहाँ पर जितने भी इंतकाल कर गए, जो भी शहीद हो रहे हैं, जो भी जख्मी हैं, लेकिन हम इनको कोई छोटा मोटा अटैक या फिर कुछ भी इस तरह के हम उनको किस तरह से काउंटर करें, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है। कल भी 29 के करीब उनके ड्रोन्स यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल ऐसी है सर, इसका जवाब भी दीजिएगा। हमें नायला चौहान साहिबा ने भी ज्वाइन कर लिया। नायला साहिबा, थैंक यू सो मच। हम जवाब के बाद आपकी तरफ भी आते हैं। देखिए, मैंने जिस तरह आपसे कहा कि ये एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती कि आप दुश्मन के एक्शन के ऊपर अपना रिएक्शन शो करें। ठीक है, हम जो है एक एक मैच्योर मुल्क होने की हैसियत से हम पूरी सिचुएशन को डी एस्केलेट करना चाहते हैं। इसलिए डी एस्केलेट करना चाहते हैं कि देखिए, अगर टिट फॉर टैट होता रहेगा तो फिर एक स्टेज आ जाएगी कि एक फुल ब्लोन आउट वॉर होगी, और उस फुल ब्लोन आउट वॉर का नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है वो न्यूक्लियर एक्सचेंज होगा। बिल्कुल, ये दो कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर पावर्स हैं इस रीजन में, और इस तरीके से अगर हम बिहेव करेंगे तो हम उनके हाथों में खेलते रहेंगे। ये मैं आपके चैनल के थ्रू अपनी कौम को ये मैसेज देना चाहता हूं कि हम जरूर अटैक करेंगे उनको। हमने आज तक कभी अपनी कौम को मायूस नहीं होने दिए, लेकिन हम उस वक्त करेंगे जब हम सबसे मुनासिब वक्त समझेंगे और हम समझेंगे कि हम मैक्सिमम डैमेज कर सकते हैं, और अनलाइक इंडिया हम सिविलियन को बिल्कुल ऐसी है सर, हम सिविलियन टारगेट्स को उस तरह से हिट नहीं करेंगे। नायला साहबा से थोड़ा सा मैं राय जानना चाहूंगा, साबिक सफीर भी है। नायला साहबा, जो कल से भारत में हो रहा है कि हमने F-16 गिरा दिए, हमने JF-17 थंडर गिरा दिए, लाहौर तबाह हो गया, इस्लामाबाद तबाह हो गया, प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे चुके हैं, आर्मी चीफ फ्लाई कर चुके हैं, ये भारतीय मीडिया क्या कर रहा है? और इंटरनेशनल मीडिया तो उन पर हंस रहा है और कोई चीज रिपोर्ट नहीं कर रहा। इसलिए कि वो अभी तक जागे ही नहीं, सो रहे मेरा ख्याल है, और अपने बहुत ही भूल में बैठे हैं। इंटरनेशनल मीडिया तो उनको बिल्कुल एक्सपोज कर रहा है, और अभी सामने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त की। ये पाकिस्तान एक बड़ा मुदब्बर मुल्क है, हम ऐसे छलांगे नहीं मारते। हमारा कोई हिंदुत्व एजेंडा नहीं है, हम अमन के बांसी हैं, हम अमन चाहते हैं और अमन के लिए काम करते रहे, पर विद पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट ऑफ वीकनेस। तो अब जो है इनको मुश्किल पड़ी हुई है, इनके लिए शर्मिंदगी है अपने लोगों के लिए। तो ये ऐसे झूठ कहानियां बुन रहे हैं, इनके पास सच्चाई तो है नहीं। तो हमारी जो फोर्सेस है वो बिल्कुल तैयार है, लेकिन अकल से काम करेंगे, इनकी तरह नहीं कि चलांगे मारे। तो इसलिए हमें इनकी फिक्र नहीं करनी चाहिए,
हमें बिल्कुल जो है, आप देखिए दुनिया उनको अब लानत कर रही है। सो उनके पास अब कोई चीज नहीं रही जिससे वो अपनी फेस सेविंग, वो जो बड़ा इंडिया बनता था, उनकी असलियत आगे पाए। बिल्कुल बिल्कुल नायला साहबा, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, लेकिन अब जिस तरह से भारत को खुद ही समझ नहीं आ रही कि उसने करना क्या है। अमेरिका पहले कह रहा था कि मतलब मैं दोनों को काउंट डाउन करने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि रात को ही अब खबर आ गई सामने कि अब अमेरिका मुदाखलत नहीं करना चाहता इस हवाले से कि दोनों ममालिक को वो ये कह रहे हैं कि आप ठीक है तहम्मुल का मुजाहरा करें, बट अब वो इन्वॉल्वमेंट भी नहीं जा रहा है। अब इंडिया ने अब जिस तरह से ये फॉल्स न्यूज़ का शुरू किया हुआ है, प्रोपेगेंडा, और फैला रहा है गलत बातें भी। अब देखें कि दे वायलेट आवर सोवरेनिटी, उसके बाद वो आए, उन्होंने हम पर अटैक किया। अब आप क्या समझती हैं? अब हमने तो जवाब देना ही देना है, जैसा सर ने भी फरमाया, लेकिन अब क्या आपको लगता है कि ये जंग कहाँ तक जा सकती है, कितनी दूर तक हम इसको देख सकते हैं? देखिए, ये जंग जो है ना, ये हमारी उनकी नहीं है, ये उनके अपने ही है, उनके अंदर ही है। इंडिया अब अंदर से टूट रहा है। ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये अपने अंदर कर रहे हैं, आपको हाथ नहीं लगा सकते। आपके माशाल्लाह फोर्सेस ने ऐसे मुंह तोड़ इनको रिटेलिएशन की है। अभी हमने उनको जो है राइट टू रिस्पॉन्ड रखा हुआ है, लेकिन हमने उनको अपनी सरहदें आने से पहले ही जो है उनको पाश कर दिया है। सो वो हमारी सॉवरेनिटी इन्वेड नहीं कर पाए, मच एज दे वुड हैव लाइक टू, वो नहीं कर पाए। और इतनी बड़ी कामयाबी, दुनिया हैरान रह गई है। राफेल कंपनी के स्टॉक्स गिर गए हैं, बिल्कुल, और उन्हें समझ नहीं आ रही। अब आप देखिए, अमेरिकन, फ्रेंच और इजराइल, ये इनकी जो कंपनियां इंडिया को आर्म्स दे रही थी, वो सारी मिलके अब जो है सर खुरच रही हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने इनको जवाब दिया है। सो वो उनके लिए जो है बहुत ज्यादा एक परेशान कुन बात है। वो अपने, वो जो आप उनका मीडिया, इंडियन मीडिया देखता कौन है सिवाय इंडियंस के? वो तो चीख चिल्लाट और बदतहजीबी के अलावा उनको कुछ आता नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उनके पास कोई सब्सटेंस नहीं। अब आप बात कर रहे हैं, शाइस्ता तरीके से कर रहे हैं, चीख चिल्लाट तो नहीं कर रहे, बिल्कुल, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, हमारी स्ट्रेंथ है अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक मैच्योर कंट्री हैं। और अब दुनिया, आप देखिए यूएन में भी इंडिया को नदामत हुई, हर जगह उनको नदामत हो रही है। वो जो इतना वो बढ़ के मारते थे कि हम बहुत बड़े हैं, हम चीन को मुंह ले लेंगे, हम अमेरिका के बराबर जा रहे हैं, कख नहीं है, अपने अंदर कुछ नहीं है इनके। इनके देखिए कि अभी जो है इनके अपने लोग इनकी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं। 6 सिस्टर स्टेट्स इनकी जो है वो अपनी आजादी के लिए जो है वो जंग लड़ रही हैं। सिख इनसे नाला है। कश्मीर में जदो कोप करके, कश्मीर तो इंशाल्लाह, देखिए मजे की बात ये कि अब तक मोदी साहब फरमा रहे थे जी कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया जी। अब जो है इंडिया को खुद ही इंडिया ने कश्मीर को इंटरनेशनल लेवल पे खुद ले आए, और अब सारी दुनिया ने कहा ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसको आप रिजॉल्व करें। सो अब वो जो उनका आर्टिकल 370 और 35 है, इट्स इन टॉयलेट, कूड़े में, टॉयलेट बोल में चला गया है, फ्लश हो गया है। बिल्कुल, सो उनको इतनी चुपेड़ अपनी हरकतों से, किसी ने उनको कुछ नहीं किया, ये खुद अपनी नालायकी और अपनी बदनीयती की वजह से इस हाल पे पहुंचे हैं कि अब दुनिया इनको लानत कर रही है और दुनिया को असलियत पता चल गई है। सो हमें जो है कोई इस पे जो है ना एक्साइट नहीं होना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला इज्जतें रखने वाला है। उसने हमारी बड़ी इज्जत रखी है, और हमारी जो अफवाज हैं उन्होंने हमारी इज्जत रखी है। अल्लाह उनको और कामयाबियां दे, इस मुल्क को तरक्की और जो है वो तमद्दुन की तरफ हम जाएं। हमें इनकी घटिया हरकतों में जो है ना फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही मैं सही साहब आपकी तरफ आऊँगा। आप ये बताइएगा कि जिस तरह से हमने एक खबर दी थी कि नायला साहिबा ने उसकी बिल्कुल अक्कासी की कि हमने जिस तरह उनके जहाज़ गिराए थे, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया, फ्रांस से कंफर्मेशन आई, सब कुछ आया, लेकिन मैं रात को फॉलो कर रहा था इंटरनेशनल मीडिया, नोबडी केयर्स अबाउट इंडियन मीडिया। वो पॉप को दिखा रहे थे, वो डिफरेंट और खबरें दिखा रहे थे, ना F-16 की खबर हमें देखने को मिली, ना JF-17 की, ना J-10s की। तो ये इंडियन मीडिया किसको साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने हमारे जहाज़ गिराए, पाकिस्तान ने उन पर अटैक कर दिया?
जिस तरह एम्बेसडर साहिबा ने कहा, ये इंडिया एक्चुअली ये जंग अपने लोगों के खिलाफ लड़ रहा है। बिल्कुल। उसने इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया को इंडिया में बंद करके बेसिकली वो अपने लोगों को सिर्फ एक ही बात सुनाना चाहते हैं जो वो खुद बोल रहे हैं, और वो खुद बड़े से बड़ा झूठ बोल रहे हैं। असल में वो ये चीज भूल गए हैं कि आजकल की दुनिया एक बहुत इंटीग्रेटेड दुनिया है। अगर आपको याद हो, 2019 में भी उन्होंने हमारे एक F-16 को क्लेम किया था। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और उस वक्त जो है अमेरिकन्स ने कहा था कि नहीं, हमें पता है, हम देख रहे हैं अपने कंप्यूटर्स के ऊपर पाकिस्तान के F-16 की इन्वेंट्री कंप्लीट है और वहां कोई F-16 नहीं गिरा है। इसी तरह राफेल जो है वो क्या कहते हैं, इज बीइंग मॉनिटर्ड। जो कंपनी के मेंटेनेंस हेडक्वार्टर है फ्रांस में, वहां उसकी हर जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जहाज के, वो मॉनिटर हो रहे होते हैं 24 आवर्स। ठीक है ना। सो जब वहां एक राफेल गिरेगा तो उनको सबसे पहले उनको पता चलेगा। जब हमने क्लेम उनसे किया कि जी कि हमने राफेल गिराया, तो इंडिया का पहला रिएक्शन था कि जी नहीं गिरा। ठीक है ना। और पूरी दुनिया हमसे पूछ रही थी कि जी के एविडेंस दें। एविडेंस हम इस सेंस में नहीं दे सकते थे कि हमारे पास डेब्री नहीं थी, डेब्री तो उनके मुल्क में गिरी थी। ठीक है ना। फिर इंडियन भी फिर अपने ऑफिशियल्स ने सर बाद में खुद भी रिपोर्ट कर दिया कि हमारे फ्रेंच ने कंफर्म किया कि नहीं, एक राफेल हमारे हिसाब से गिरा है। ठीक है ना। सो इसी तरह अगर हमारी JF-17 या F-16 गिरा होता तो सबसे पहले अमेरिकन कंफर्म करते या चाइनीज कंफर्म करते कि हाँ, हमारे कंप्यूटर के हिसाब से एक जहाज इनका गिर गया है। सो ये झूठ बोल रहे हैं, अपने लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और वो एक वॉर हिस्टेरिया जो है इंडिया में कायम रखना चाहते हैं। असल में जिस तरह एम्बेसडर साहिबा ने भी कहा कि जो है वो जो है अपने मुल्क के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं, और ये जो उनके ऊपर ये जो सारी मलामत और लानत पड़ रही है, वो इस वजह से पड़ रही है कि वो खुद यानी कि अपने मुल्क के साथ एक ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, वो खुद अपने मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। एयर मार्शल सईद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाइला चौहान साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने एक और जगह पे भी कमिटमेंट की हुई है। आप दोनों अहबाब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी इन डिटेल कन्वर्सेशन चल रही थी। ख़वातीन हज़रात, हमारा यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख़वातीन व हज़रात, वॉर सिचुएशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन्स हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं, और टेंशन्स में बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ है, उस तरफ भी इस तरफ भी, स्पेशली क्रिकेट का नुकसान हुआ। इस हवाले से तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके। लेकिन कल से जो इंडियन मीडिया कर रहा है गज़ल, वो बहुत ही अजीब व गरीब सी हरकतें कर रहा है। उन्होंने F-16 मार गिराए, उन्होंने J-17 मार गिराए, उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज अभी यहाँ पर बैठी हुई है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू पर हमला कर दिया, हाँ अमृतसर पे हमला कर दिया। और फिर हमले के बाद देखें ना, वो भी अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। जिस तरह हमने उनके जहाज गिराए थे, वो कह रहे हैं कि हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, इंटरसेप्ट कर दिया है पाकिस्तानी मिसाइल्स को, पाकिस्तानी जहाजों को, जस्ट कि अपनी अवाम को किस तरह से वो सहारा दे रहे हैं। क्योंकि वहां पे भी सवालात खड़े हो गए थे कि आप राफेल कर रहे थे। 2019 में जब आपका जहाज हमने गिराया था तो मोदी साहब ने एक जुमला कहा था कि हमारे पास राफेल होता तो ये ना होता। लेकिन जब राफेल आया तो हमने 3 राफेल मार गिराए। तो मोदी साहब, आपके पास राफेल का मसला नहीं है, मसला JF-17 का या F-16 का नहीं है, आपके पायलट्स का मसला है, उनमें दिल जिगरे का मसला है, उनमें ईमान की ताकत का मसला है। वो आपके पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। 1965 से लेके आज तक आपको हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। और आपको अगर राफेल ले लिए थे तो थोड़ा सा आप अपने फौजियों को थोड़ा सा चलाना भी सिखा देते, ताकि इतनी आपको हजीमत का सामना ना करना पड़ता, इतनी शर्मिंदगी ना होती। लेकिन इस वक्त इंडियन जो लोग हैं या फिर इंडियन मीडिया है, उसने भी मोदी सरकार को बहुत ज़्यादा पैनिक कर दिया है, और मोदी सरकार ने अपने ही फौज का मॉरल बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया है। वो नहीं कहते हसनैन, जिस तरह से आप ये कहें उन्हीं की ज़बान में, जो अंतिम संस्कार होता है, उन्होंने राफेल का अंतिम संस्कार कैसे किया कि कचरे वाली ट्रॉली
धरती पर उसका मलबा वो लेकर गए हैं और इस वक्त बड़ी लान तान हो रही है इंडिया के ऊपर। शेयर्स जिस तरह से गिर गए, फिर उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह से तनकीद कर रहा है, अमेरिका भी अब पीछे हो गया है। उसने सिर्फ ये कह दिया कि हमने बड़ा अफसोस हुआ, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि बड़ा अफसोस हुआ जिस तरह से इंडिया ने ये किया, बड़ी शर्मनाक हरकत करार दिया उसको, इंडिया के इस हमले को। अब उस तरह से ये खबरें फैलाना कि पाकिस्तान जो है वो हमले कर रहा है इंडिया में, हालांकि इस तरह से कोई भी बात नहीं है। वो जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था ना, तो उसको हमारे जो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बड़ा जबरदस्त जुमला कहा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक तरफ से स्टार्ट हुआ, हम ऑपरेशन विधवा स्टार्ट करेंगे। विधवा में तब्दील कर दिया। ये सिचुएशन एक तरफ सोशल मीडिया पे भी चल रही है, लेकिन कल जब मैंने देखा ना गजल, भारतीय मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया, उनके सबसे बड़े चैनल्स को, सबसे बड़े चैनल्स का मतलब यह है कि 1-1 मिलियन लोग उनको उस वक्त यूट्यूब पे लाइव देख रहे थे। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया, हमने इंटरसेप्ट कर दिया। और ये मैंने उनके सबसे बड़े चैनल में सुना कि हमने लाहौर को तबाह कर दिया, हमने इस्लामाबाद को तबाह कर दिया, हमने कराची को तबाह कर दिया, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस्तीफा दे दिया, पता नहीं आर्मी चीफ बाहर फ्लाई करके। यार कहाँ पे रहते हो आप लोग? अच्छा, इस तरह की भी खबरें चल रही थी, बिल्कुल इस तरह की भी खबरें चल रही थी कि वहां पर लोग इतना डर गए हैं कि स्कूल कॉलेजेस भी बंद कर दें। स्कूल को जरूर बंद किया गया है, 2 दिन के लिए स्कूल्स को ऑफ किया गया है, लेकिन इसलिए कि अपने शहरियों की हिफाजत की जाए। जिस तरह से इंडिया अपने ही शहरियों को निशाना बना रहा है, वहां पर खुद ही अपने ड्रोन्स फेंक रहा है, लोगों में खौफ व खरास फैल रहा है, तो ये इंडिया की अपनी हरकतें हैं और हम ऐसा नहीं करना चाहते बच्चों को सेव करने के लिए, क्योंकि हालात कुछ इस तरह से, इस वजह से स्कूल्स को बंद किया गया है। और रात को जो बंदरगाहें थी उनको भी बंद कर दिया गया और कराची जो एयरपोर्ट है उसको भी सिर्फ 12 बजे तक बंद किया गया था। फजाई हुदूद को फिर बहाल कर दिया गया। तमाम परवाजें इस वक्त जो है वो बहाल हैं। इस तरह की कोई खबरें नहीं है। और आपसे एक दफ़ा फिर से हमारी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी खबर को, किसी लिंक को शेयर करें तो उसकी तस्दीक कर लें कि कितनी रेलिवेंट खबर है, क्योंकि भारत इस वक्त साइट्स पर भी हमला कर रहा है। साइबर क्राइम से रिलेटेड भी आगे चलकर इस पर हम बाकायदा सेगमेंट करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से वो वेबसाइट्स पर हमला करके लोगों को हैक कर रहा है, उनकी वेबसाइट्स को हैक कर रहा है। वो से वफाकी वुज़रा की वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया है। तो किसी भी खबर को शेयर करने से पहले ये आपने देखना है, चेक करना है कि कितनी रेलिवेंट है वो। बिल्कुल ऐसे। और आपने इंडिया की बात की, इंडियन मीडिया की मैंने बात की, लेकिन इंडियन मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है, इंडियन कौम ऐसा क्यों कर रही है, वहां के प्राइम मिनिस्टर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, वहां के मिनिस्टर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक एहसास कमतरी का शिकार है इंडियन कौम। चाहे वो चांद पे पहुंच जाएं, चाहे वो आसमान पे पहुंच जाएं, चाहे गूगल के सीईओ बन जाएं, चाहे फेसबुक के सीईओ बन जाएं, लेकिन जो एहसास कमतरी है, जो मुसलमानों ने इंडिया के ऊपर हुकूमत की, उसके बाद वो एक हिंदुस्तान को अपना एक घर समझते थे और ग्रेटर हिंदुस्तान की बात करते थे, तो फिर हमने 47 में उनके इस ख्वाब ख्याल को भी चकनाचूर करके अपना वतन अलग कर लिया। और वो जो एहसास कमतरी है उसको वो भरने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान पे हमला करके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो हमला करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि शायद ये इंडियन आर्मी है, कि जिस तरह हम सोए होते हैं पाकिस्तानी आर्मी भी सोए होगी। शायद ये कोई एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स है कि जिस तरह उन्होंने अभिनंदन को गिरा लिया था, वो हमारे एयरफोर्स को गिराने पे एक और बात याद आई। आज तक टीवी जो चैनल जो उनका है सबसे बड़ा टीवी चैनल, वो ये कह रहा था कि भाई आपने F-16 भी मार गिराया इंडिया वालों ने और हमारा पायलट भी उन्होंने मतलब अपने हथियार लिया। तो किधर है वो पायलट? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो पायलट कहाँ है, वो आज तक नहीं मिला ना उनको जो है वो। इस तरह से रियर एडमिरल फैसल शाह साहब ने हमें ज्वाइन के लिए, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी सर हम बात भी कर रहे थे, तमाम तर बातों को डिस्कस कर रहे थे, यकीनी तौर पर आप भी जानते होंगे, बट कल DGISPR ने कहा कि जब पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा ना तो दुनिया देखेगी, बल्कि दुनिया क्या देखेगी हम खुद बताएंगे। अब इंडियन मीडिया जिस तरह से कह रहा है कि जी पाकिस्तान ने हमला कर दिया, कश्मीर पर हमला कर दिया, अमृतसर पर हमला कर दिया, ये क्यों कर रहा है भारत, क्या थॉट प्रोसेस है उसका? और मैं फैसल साहब को खुशामदीद भी कहता हूं। और ये पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया में फर्क है कि कितने सोफिस्टिकेटेड अंदाज में हम यहाँ पे बात करें और कितने सोफिस्टिकेटेड अंदाज में हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, इससे पहले भी एडमिरल साहब ने हमें ज्वाइन किया, कितने सोफिस्टिकेटेड अंदाज में हम अपना मीडिया रन कर रहे हैं। और वहां पे जब देखते हैं तो एक मंडी चल रही है, जिस तरह सब्जी मंडी होती है उस तरह चल रही है। जी सर, फैसल साहब आपको आवाज आ रही है? आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी सर, जवाब दीजिएगा सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, देखिए सबसे पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि जिस चीज की बुनियाद ही झूठ पर हो, जो किस्सा आगाज ही झूठ पे किया गया हो, बिल्कुल वो चलेगा भी आगे झूठ पर ही। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सर आपको आवाज आ रही है?
फैसल साहब को हम रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारा राब्ता उनसे डिस्कनेक्ट हुआ है। फैसल शाह जो कि रियर एडमिरल हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन इस वक्त शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। सवाल बड़ा रेलिवेंट था कि जिस तरह से अच्छा, मुझे ना बहुत अपने एनालिस्ट को, अपने पैनलिस्ट को सुनने में मज़ा आता है, और जब मैं वहाँ देखती हूँ ना इतनी फ्रस्ट्रेशन उनमें पाई जा रही है, इतनी टेंशन है, तो जाहिर है जब आप अपने सिर्फ आप हमारे चैनल्स को बंद कर देंगे, एक साइड का सच दिखाएंगे, सिर्फ वहाँ के लोगों को सुनेंगे, तो वो लोग भी परेशान हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं गजल, जिस तरह गली मोहल्ले में रेडी बान बातें करते हैं, इस तरह इंडियन मीडिया बातें कर रहे हैं। फैसल साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। सर प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, देखिए, मैं ये कह रहा था कि जिस चीज की बुनियाद ही झूठ पर हो, जो किस्सा शुरू ही झूठ पे किया गया हो। जी फैसल साहब, आपकी आवाज़ बीच में डिस्टर्बेंस उसमें आज कि बिल्कुल बंद हो जाती है। हम इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा आपसे हम जो है इस मामले पे जानना चाहते हैं, आपसे जानना भी चाह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही है। हम आपको रिकनेक्ट करते हैं, टेलीफोन कॉल पर रिकनेक्ट करते हैं, तब तक हम खुद ही बात कर लेते हैं। वो गजल में जो बात कर रहा था ना, कि जिस तरह हमारे गली मोहल्ले में लोग बैठ के बड़के नहीं मार रहे होते कि आज टीवी ते ए तकिया ते ए हो गया, आज रेडियो ते ए तकिया ते ए हो गया। लिटरली स्पीकिंग उनके सबसे बड़े चैनल्स में, हिंदी में भी और जो उनके इंग्लिश चैनल्स है वहां पे भी, जब मैं उनको सुनता हूं तो मुझे हंसी आती है। अच्छा, वहां पे कोई डेकोरम भी नहीं है कि जिस तरह हम बैठे हुए हैं, हमने फैसल साहब को लिया ना, तो फैसल साहब की भी आवाज नहीं आ रही, तो हमने उनको कहा जी कि हम आपको वापस लेते हैं। वहां पे इस तरह मुंह उठा के देखते रहते हैं कि फैसल किधर चले गए आप, जल्दी करिए वापस आ जाए फैसल साहब। हाँ, मतलब अजीब और गरीब तरीके से वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ऐसा ही है। और अब हम जिस तरह से बात कर रहे थे ना, मैं आपको बता भी रही थी राफेल तैयारों के हवाले से, आपको ये भी बता दें कि 2016 की ये बड़ी डील के तहत लिए गए थे राफेल तैयारे, और दिफाई जेट तैयारों की तारीख का ये जदीद और महंगे तरीन तैयारे थे, जिसको पहले कभी तबाह भी नहीं हुए, ये भी बताएं। तबाह भी नहीं हुए। और इस हवाले से जो कंपनी थी राफेल बनाने वाली, वो इस चीज पर फख्र महसूस कर रही थी कि पहली बार किसी जंग में हमारे राफेल तैयारे जो है वो तबाह हुए हैं। और पाक फजाइया ने, भरपूर सलाहियत रखने वाली हमारी जो पाक फौज है, उसने ये राफेल तैयारे गिराए हैं, जिस वजह से इंडिया में इतनी फ्रस्ट्रेशन है, सुबकी का सामना करना पड़ रहा है इंटरनेशनली भी। और अब तो इंडिया इस तरह से तनहा हो गया है जिस तरह से उसने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना तनहा हूं, क्योंकि उसकी जो प्लानिंग थी, जो मनसूबाबंदी थी, वो सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट थी कि शायद जो है वो पाकिस्तान की आवाम को, लोगों को, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं या फिर जिस तरह भी है, पाकिस्तान को जो है तनकीद का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हुआ सब कुछ बरअक्स। एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं फैसल शाह साहब। सर, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, मुझे बिल्कुल साफ आवाज आ रही है और पहले भी आ रही थी। सर थैंक यू। ठीक है सर, अब कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, देखिए, सवाल जो आप उसके मैं जवाब ये दे रहा था कि जिस चीज की बुनियाद ही झूठ पर हो और जिसका स्टार्ट ही झूठ पे किया गया हो, तो वहां पे झूठ से ही वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि जहां कहीं सच आएगा वहां पे हकाइक सामने आ जाएंगे और पर्दा चाक हो जाएगा। तो एक तो झूठ बोलना बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिया की तरफ से इस सारे किस्से में, और मुतवातिर झूठ बोलना जरूरी है। और एक चीज और समझिए, मीडिया की बात कर रहे थे, तो इंडियन मीडिया या इंडिया में ओवरऑल माहौल ऐसा है कि कोई भी शख्स, वो किसी भी लेवल का हो, वो मीडिया हो, एकेडेमिया हो, इंटेलिजेंसिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, मिलिट्री हो, किसी से कहीं से भी ताल्लुक रखता हो, इवन फनकार, वो जो मोदी सरकार है उसके नैरेटिव से अलग बयानियां नहीं दे सकते। जहां कहीं उन्होंने दुनिया में कहीं भी अगर ऐसी कोई बात की है, तो वापस हिंदुस्तान जाके उनके साथ जो सलूक होता है उससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वहां लोगों ने पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव सोचना ही छोड़ दिया है। ऐसा माहौल कर दिया गया है वहां पे। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि वहां पे लोगों की लिंचिंग हो रही है, उनको मारपीट कर रहा है एक मॉब आके। तो ये सब मोदी सरकार के गुंडे हैं जो इस काम में मुलविस हैं। तो इसलिए उनका मीडिया की मजबूरी है कि वो काम करे जो हुकूमत उनको डिक्टेट कर रही है, उसके अलावा वो नहीं चाहते। अब जहां तक आपने ये बात की कि ये क्यों झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जी अटैक कर रहा है, देखिए, जब कोई हुकूमत, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप एक दावा करती है, तो वो दावा अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करती है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ने ये दावा किया कि अगर इंडिया ने कोई कार्रवाई की तो हम उसका जवाब देंगे और भरपूर जवाब देंगे और एक कदम आगे जाके जवाब देंगे।
ये उन्होंने दावा इसलिए किया कि उनको अपनी अफवाज पाकिस्तान की काबिलियत और सलाहियत पे एतमाद था और पता था कि क्या काबिलियत है हमारी। जब इंडियन गवर्नमेंट ने ये सारा ड्रामा शुरू किया तो उनका भी ये ख्याल था कि उनकी अफवाज बड़ी प्रोफेशनल हैं और बड़ी कॉम्पिटेंट हैं और पाकिस्तानी अफवाज को बिल्कुल खा जाएंगी और हम जो कुछ करना चाहेंगे वो हमें करके देंगे। लेकिन जब 6 और 7 की दरमियानी शब में आपने देखा कि एयर फोर्सेस की लड़ाई हुई जी। तो उनके 5 जहाज एयरफोर्स ने गिरा दिए, ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया, बटालियन हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया, 3 राफेल गिरा दिए जो कि उनका नाज था, फख्र था। और फ्रेंच अखबार ने लिखा है कि दिल्ली में खलबली मच गई जब राफेल गिरा कि ये कैसे गिर गया। अब ये बड़ी हजीमत की बात थी बिल्कुल सर, गवर्नमेंट के लिए, आपकी आवाज में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है फैसल शाह साहब। ऑडियंस जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ में थोड़ी सी डिस्टोर्शन है। हमें मीनवाइल हमें ज्वाइन कर चुकी हैं उमा बकाई साहिबा। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बताएं कि कल DGISPR साहब ने भी कहा कि देयर विल बी नो नीड ऑफ इंडिया टू इन्फॉर्म, जब पाकिस्तान स्ट्राइक्स करेगा तो द होल वर्ल्ड विल नो, सब लोग खुद ही जान जाए, बल्कि हम खुद बताएंगे इंडिया क्या चाह रहा है। पहलगाम से तमाम तर सूरत हाल शुरू हुई, उनके पास कोई सबूत नहीं थे, इंडिया ने हमारी सरहदों पर हमला किया, हमने अपने आप को डिफेंड किया, फिर उसके बाद अब वो फौज खबरें फैला रहा है, झूठे प्रोपेगेंडे कर रहा है और फिर ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर हमले कर रहा है। थॉट प्रोसेस क्या नजर आता है आपको मोदी हुकूमत का? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जिस तरह जो एक्सपोजर्स हुए हैं और जिस तरह सिचुएशन खुल के सामने सामने आ रही है, ऐसा मालूम होता है कि मोदी हुकूमत के 2 अहदाफ थे। वो इस पूरी सूरत हाल से 2 चीजें हासिल करना चाहते थे। शॉर्ट टर्म में वो इलेक्टोरल पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते थे। बिहार के इलेक्शंस आपको पता है हो रहे हैं और बहुत क्रिटिकल इलेक्शंस होते हैं बिहार के, तो वो अमूमी तौर पर हमेशा पाकिस्तान बैशिंग, मुस्लिम बैशिंग, हेट मॉन्गरिंग, वॉर मॉन्गरिंग एज अ टूल ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इस्तेमाल करते हैं। एक दफा फिर मेरा ख्याल है शॉर्ट रेंज में तो उनकी अहदाफ ये था। लॉन्ग रेंज में जो निशाना था वो था जी हमारा इंडस वाटर ट्रीटी। बिल्कुल। और ये इंतहा से ज्यादा क्रिटिकल था। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ जहां उनसे बात करने का मुझे मौका मिलता है कि इस पूरी नॉइज में, इस पूरे शोर में हमें इस बात का इदराक रखना चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी पे के साथ जो इंडिया ने किया है वहां से वो एग्जिट करे और ट्रीटी में वापस आए। क्योंकि देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी मोबिलाइज होती है जब पाकिस्तान इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, अभी भी होगी। बिल्कुल आपको नजर आ रहा है स्टेट डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट्स हैं, फोन कॉल्स आई हैं, सफीर तशरीफ ला रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी मोबिलाइज होती है सिर्फ इसलिए कि जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है वो इतना हीट अप ना कर जाए, एस्केलेशन जो है वो न्यूक्लियर दरवाजे पे दस्तक ना देने लगे, क्योंकि जाहिर है फिर वो तो ग्लोबल डिस्ट्रक्शन की बात है। लेकिन इस पूरे शोर में पाकिस्तान का जो असूली मौकफ है वो कहीं खो ना जाए। पहली बात, इंडिया शुड स्टॉप डूइंग दिस एवरी 2 years। ये जो हर 2 साल बाद वो एक ढकोसला करता है और पाकिस्तान को डिफेंसिव पे डालने की कोशिश करता है, इंडिया शुड स्टॉप डूइंग इट। दूसरा, इंडस वाटर ट्रीटी को कंसोलिडेट करें। पाकिस्तान की वाटर लाइन, पाकिस्तान की जो पानी है वो पाकिस्तान की रेड लाइन है और उसके हवाले से हमें इस नॉइज में उसको खोना नहीं चाहिए। इंडिया को बहुत शदीद शर्मिंदगी का सामना है, सिर्फ अपने मुल्क के अंदर नहीं बल्कि ग्लोबली भी। तो बिल्कुल। मुझे ये खदशा है कि कहीं वो कोई मजीद मिस एडवेंचर की तरफ ना जाए, क्योंकि देखिए इंडिया रुक नहीं रहा है। इंडिया ने एक हमला किया, फिर आपको पता है वो डॉग फाइट हुई, द लॉन्गेस्ट डॉग फाइट बाय द वे आफ्टर 71 के बाद ये इतनी एंगेजमेंट कभी नहीं हुई थी। और मुझे अल्लाह का शुक्र भी है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इंडिया भी देखिए आपको कभी भी एनिमी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। इंडिया इज ऑल्सो अ सीरियस मिलिट्री फोर्स एंड देव इन्वेस्टेड इन देयर मिलिट्री इक्विपमेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौजों ने हमें सुरखरू किया है, बट मेरा ख्याल है कि खतरा अभी टला नहीं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अभी भी वहां पर बहुत जबरदस्त हीटिंग है, हीट अप है, एग्जैक्टली एक्सचेंज ऑफ फायर है। पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकली 1-2 जवाब दिए हैं,
अभी तक पाकिस्तान रिपल्स करता है, यानी पीछे हटाता है, हमला पलटकर या जवाबदेह हमला हमने नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि इंडिया जरूर इस्तेमाल करेगा वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान बलूचिस्तान में मजीद मसला खड़ा करने के लिए, और इंडिया ईस्टर्न बॉर्डर को दोबारा हीट अप कर रहा है। इंडिया की इंटेंशंस नियत खराब है। अच्छा हुमा बगाई साहिबा, क्योंकि आप इंटरनेशनली भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखती भी हैं और उन पे तबसरा तज्जिया भी करती हैं, मुझे ये बताइएगा कि ये जो फॉल्स फ्लैग जंग इंडिया ने खुद ही अपने ऊपर मुसल्लत की कि पाकिस्तान रात को उनके ऊपर हमला आवर हो गया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, जम्मू पे हमला कर दिया, अमृतसर पे हमला कर दिया, हमने इंटरसेप्ट कर दिया उनका मिसाइल सिस्टम और F-16 जहाज़ गिरा दिया, ये करने का मकसद क्या है? इसके बाद इंडिया क्या साबित करना चाहता है? आई थिंक दिस एन एलिमेंट, बहुत मुझे माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि दिस एन एलिमेंट ऑफ इमेच्योरिटी ऑफ कॉन्डक्ट। जंगे मजाक नहीं होती, ऐसे ही और क्योंकि इंटरनली अपने आप को सुरखरू करना भी मोदी के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। तकरीबन ये चीज उनकी सियासी बका से जुड़ गई है, तो उन्होंने तो अपने ही लोगों पर मिसाइल गिरा के पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाई है। बट बीबी ये 21वीं सदी है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, एक्सपोजर है, इंफॉर्मेशन का इरा है। तो आपने देखा कि इंडिया ने जहाज छुपाने की कोशिश की, रॉयटर्स ने बता दिया, बीबीसी ने बता दिया, CNN ने बता दिया। सो वी आर लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। पाकिस्तान ने इंतहाई मेच्योरिटी ऑफ कॉन्डक्ट का इजहार किया है मुझे लगता है, और रिस्ट्रेंट का भी इजहार किया है। लेकिन पाकिस्तान को भी अपनी रेड लाइंस बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बता देनी चाहिए। मंशा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि टेंशन्स खत्म हो जाएं इंटरनेशनल बॉर्डर पे, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल पर। मंशा मकसद ये है कि जो रात की खामोशी में इंडिया ने पाकिस्तान के इंडस वाटर ट्रीटी को हिट किया है, वहां से वो एग्जिट करे और वापस उसी पोजीशन पे आए, और फिर वर्ल्ड बैंक इसको आगे लेके चले। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक शुक्रिया यू हुमा बगाई साहिबा हमारे साथ थी। मौजूद थी, हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन्स हैं उसके हवाले से बात कर रही थी। और यकीनी तौर पे आजकल जितने भी दिफाई तज्जिया निगार हैं, बैनुल अक़वामी उमूर के तज्जिया निगार हैं, उनको पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को भी टाइम देना पड़ता है, और वो पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया पे लड़ते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन तो लोग अपने ऊपर हमला कर रहा है, अपने लोगों के ऊपर, उनको सिर्फ एक साइड का सच दिखा रहा है, लेकिन हमारे साइड पे तो ऐसा नहीं है। हमारे डिफेंस एनालिस्ट बड़ी, जिस तरह से हमारी पाक फौज जो है, एयरफोर्स हमारी हम वक्त तैयार है, वैसे हमारे डिफेंस एनालिस्ट भी सारे तैयार हैं हम सबको अपडेट करने के लिए। ब्रेक लेते हैं। लेकिन एक काम उन्होंने कहा, ब्रेक से पहले मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान ने मेच्योरिटी का मुजाहरा किया, ये हमने अपनी नौजवान नस्ल को भी बताना है कि हमने मेच्योरिटी का मुजाहरा किया, तो तब ही CNN ने रिपोर्ट किया कि हम ठीक कह रहे हैं, BBC ने रिपोर्ट किया कि हम ठीक कह रहे हैं। दूसरी तरफ से मेच्योरिटी का मुजाहरा नहीं किया गया इंडिया की जानिब से। इस तरह लग रहा है जिस तरह गली मोहल्ले के चैनल्स हैं और थर्ड की लैंग्वेज वहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है, और रात सारी पाकिस्तान उन पे अटैक करता रहा। उनके मुताबिक हमने जम्मू पे अटैक किया, अमृतसर पे अटैक किया, मुल्क के इंडिया के डिफरेंट एरियाज पे अटैक किया, लेकिन वो पूरी दुनिया में रिपोर्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दुनिया के कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट नहीं करेंगे जो मैं ना आपका हो। तज्जिया भी सुनूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक का बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। इंडिया पाकिस्तान की कशीदगी के हवाले से इस वक्त सुबह की सोच में बात चल रही है, और मामलात कुछ इतने कशीदा हैं कि हम कशीदगी से निकल नहीं पा रहे, और इस हवाले से भी मामलात कशीदा इस वजह से भी हैं कि कल DGSPR को दो दफ़ा आना पड़ा। दो बार आना पड़ा। एक दफ़ा इसहाक डार के साथ, डार साहब के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद एक दफ़ा जब ड्रोन्स की बहुत ज़्यादा भरमार हो रही थी उस वक्त की। सबसे पहले सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, एक्चुअली वो सुनिए। जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। दी होल वर्ल्ड विल कम टू नो, इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। ओनली वन मैनेज्ड पार्शली एंगेज इट्स टारगेट, जिसके लिए आया था ये। थोड़ा सा इक्विपमेंट डैमेज हुआ है, और 4 हमारे फौजी जो भाई हैं वो उसमें जख्मी है। 2019 में चाय इधर आके पी थी, 6 और 7 की रात को हमने चाय वहाँ भिजवाई है। कि कौन सा दीन, कौन सी इंसानियत, कौन सा मजहब इजाजत देता है कि आप मसाजिद को, इबादत गाहों को, मुकद्दस किताबों को हिट करें। ननकाना साहब की तरफ एक डायरेक्ट किया था एक ड्रोन, विच वी टुक आउट। वो सारे के सारे जो उनसे आपके सामने पड़े हुए हैं,
पीसेस में, टोटो में। इधर पाकिस्तान में जो लोग हैं बिल्कुल नॉर्मल बैठे हैं। व्हाई? बिकॉज दिस इज ए बैटल हार्डन, नॉट ओनली आर्मी, ये बैटल हार्डन नेशन भी है। यहाँ तो लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। तो लोगों को परेशान करने के लिए, सोसाइटी में इज़्तिराब डालने के लिए चलो शहरों के ऊपर ड्रोन भेजते हैं। लेट अस टेल देम, ये पाकिस्तानी कौम, हम अपने वक्त पे मारेंगे, जिस जगह का हम तयन करेंगे उस जगह पे मारेंगे, और जब हम मारेंगे तो उसकी गूंज पूरे दुनिया में सुनाई देगी, सिर्फ इंडिया पे सुनाई नहीं देगी। और ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आप कर रहे हैं, हाँ। कि हमने वहां पे हमला कर दिया, वहां पे हमला कर दिया, हम जब हमला करेंगे आपको पता चल जाएगा कि हमने कैसे हमला किया। और ये पाकिस्तान फौज है, जब हमला करती है तो फिर दर्द बहुत दूर दूर तक होता है, और हमारा दर्द कम से कम दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी को जरूर होगा। एग्जैक्टली, अभी भी वैसे हो रहा है, ये बात तो ना कहे, अभी हो तो रहा है डेस्परेशन में ना अभी। हाँ, अभी चलते हैं जी, इसहाक डार साहब ने क्या कहा था वो सुनिए। One of drones struck the Rawalpindi Cricket Stadium, venue for the ongoing Pakistan Cricket Super League, in deliberate attempt to target domestic and foreign cricket players. The civilian population, particularly the Sikh community of Indian Punjab, as their lives were endangered by the India through malicious use of projectiles, most probably missiles, to achieve sinister political ends. बहुत बड़ा झूठ है। गालबन अपनी खिफत मिटाने के लिए ये एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई कि पाकिस्तान ने कल रात इंडिया के अंदर अटैक्स किए हैं। व्हाट अ शेम। पाकिस्तान रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड टू इंडिया एट ए टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ इट्स चूजिंग। मेरे बहादुर बहन भाइयों पाकिस्तानियों, तो इसहाक डार साहब को भी आपने सुना, वो एक शेर भी है, हाँ। कि मैं अगर हवा की जद में हो तो खुशगुमा क्यों हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। अगर आपने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब हमला करके पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस को मंसूख करवाया, तो फिर आपके मैचेस के साथ भी क्या हुआ। और आपने सिर्फ एक ड्रोन भेजा था, हाँ। हम अगर चाहते तो हम मैच करवा भी सकते थे। पहले हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए, हमने अपना मैच कैंसिल किया, रीस्केड्यूल किया, उसके बाद हमने दुबई अथॉरिटीज के साथ बात की और तमाम तर पीएसएल को हमने आपसे पहले शिफ्ट किया है दुबई में। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हुआ, प्लानिंग के साथ चल रहे हैं वो, अनप्लान्ड होकर। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हुआ, उन्होंने कहा हम भारत, हमारी आईपीएल इतनी बड़ी, हमारा मामला इतना बड़ा, उन्होंने कहा कि हम धर्मशाला में मैच करवाएंगे। पहले तो अल्लाह ताला ने उनको इशारे दिए कि मैच मत करवाओ, ये पाकिस्तानी फौज है, कुछ भी कर सकती है। वहां पे गजल हुई बारिश, बारिश के बाद जब मैच थोड़ा सा डिले से स्टार्ट हुआ तो धर्मशाला का ग्राउंड भरा हुआ है। दे आर एंजॉइंग। 10 ओवर्स हुए, 10 ओवर्स। क्रिक इन्फो पे खबर लगती है कि ड्यू टू लाइट फेलियर हम आईपीएल का मैच आज कैंसिल कर रहे हैं, और बीसीसीआई इज रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू कि लाइट फेलियर की वजह से हमारा एक जो लाइट टावर है वो फेल हो गया, इस वजह से हम आईपीएल को मंसूख करते। लेकिन ऐसा नहीं था, वो डर था पाकिस्तान आर्मी का, वो डर था पाकिस्तान एयरफोर्स का, वो डर था पाकिस्तान नेवी का, जिसकी वजह से धर्मशाला में आपको मैच कैंसिल करना पड़ा। सिर्फ गजल मैच कैंसिल नहीं हुआ, बल्कि स्पेशल ट्रेन के जरिए अपने खिलाड़ियों को धर्मशाला से निकाला गया, इवैक्यूएट किया गया जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने भारत में आईपीएल खेलने से मना कर दिया। बिल्कुल जी, ये तो मंसूख आपने कराने की कोशिश की थी, आपने टारगेट किया था, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त पीएसएल चल रहा है और पीएसएल के ऊपर भी कितनी डिबेट हमने की ना, इंडिया की वजह से ही डिबेट हो रही थी, वो कराना नहीं चाह रहे थे। लेकिन खैर टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन हमने यहाँ पर भी कर दी है। और बाकी रही बात इसकी कि जिस तरह से आप ये हमले कर रहे हैं ड्रोन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा अब लिंक करके ये भी बता दूं कि इस सारी सूरत हाल में ना साइबर अटैक्स का सिलसिला भी बहुत ज्यादा जारी है। अब इंडिया क्या कर रहा है कि मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स को हैक कर रहा है, साइबर अटैक्स कर रहा है, और ऐसी सूरत हाल में यहाँ पर लोगों में जो होपो खराज फैल रहा है वो इस वजह से फैल रहा है क्योंकि आप इररेलेवेंट खबरों की, उनके लिंक्स को शेयर कर रहे हैं। तो इस हवाले से ही हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान और भारत की बात की जाए तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग महज सरहदों तक महदूद नहीं है, बल्कि भारत की जानिब से पाकिस्तानी सरकारी इदारों पर साइबर हमले भी किए जा सकते हैं। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने इस हवाले से बुध को खबरदार किया था कि दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान के डिजिटल सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए सरगर्म हो चुकी हैं। इस पर वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी तस्दीक की कि मुख्तलिफ सरकारी इदारों पर हमले किए गए जिन्हें नाकाम बनाया गया, और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का एक तूफान मौजूद है। इससे आम शहरी को क्या इकदामात करने चाहिए इनसे बचने के लिए? साइबर हमले क्या सिर्फ इदारों की हद तक महदूद हैं या दुश्मन आम आदमी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी मालूमात चोरी कर सकता है?
इस पर हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इंडिया के साइबर हमलों से किस तरह बचना है, क्योंकि यहां पे फौज की नहीं, यहां पे हर आदमी को अपनी हिफाजत खुद करनी है और हर डिजिटल यूजर को जो फेसबुक यूज करता है, ट्विटर यूज करता है या फिर इंस्टाग्राम यूज करता है, उसको अपना सिपाही खुद बनना है। एग्जैक्टली, क्योंकि आप अगर ये कह देना कि सारा कुछ आप एयरफोर्स पर, सारा कुछ आप आर्मी पर छोड़ देंगे, तो ऐसा मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। और हम स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे, फिर हमने सोचा कि इस रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी सूरत हाल में हमें ज्वाइन कर चुके हैं एमआर जाफी साहब। आप फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA हैं, फाउंडिंग हेड ऑफ साइबर विंग भी हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि जो डिसइंफॉर्मेशन का सिलसिला हम कल से देख रहे हैं और थोड़ी सी अवेयरनेस की भी कमी है हमारी आवाम में कि वो खबरों की तस्दीक किए बगैर उसको शेयर कर रही है, और रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मौजूदा सूरत हाल का फायदा उठाते हुए इंडिया ये रेड अलर्ट जारी कर रहा है। बताइएगा ऐसी सूरत हाल में किस तरह से क्या और कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाई जा सकती हैं? ये सबको पता है कि जो जंगें हैं ना वो हाइब्रिड हो गई हैं। यानी एक होती है फिजिकल वॉर जिसके अंदर आपकी फौज और आपकी जो अलाइड फोर्सेस है वो लड़ रही होती हैं, एक आपकी हाइब्रिड वॉर होती है। हाइब्रिड वॉर ये है जिसके अंदर डिसइंफॉर्मेशन, डीप फेक, ये सब चीजें फैलाई जाती हैं। पुराने जमाने में भी होता था, लेकिन वो होता था जासूसों के जरिए कि पैनिक फैलाया जाता था। अब ये है कि खबर आती है, ये हो गया, सारी दुनिया परेशान हो जाती है। मैं समझता हूँ इस वक्त साइबर की दुनिया में बहुत जरूरी है 3 काम करना। नंबर 1 तो ये जो आपके कंप्यूटर्स हैं, जो इदारे जहाँ आप काम कर रहे हैं, इनको महफूज रखना बहुत जरूरी है। किसी ऐसे लिंक को क्लिक ना करें जिसके बारे में आपको पता हो। पहली एहतियात तो ये है, नंबर 1। नंबर 2, इमीडिएटली अपना पासवर्ड चेंज कर दें और पासवर्ड को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के ऊपर रखें अपने सारे पासवर्ड। तो तीसरी और आखिरी बात यह है कि कोई चीज फॉरवर्ड ना करें, डिसइंफॉर्मेशन, क्योंकि कोई पता नहीं है। मैं देख रहा हूँ हमारे ग्रुप्स में, हमारी चीजों के अंदर लोग ठका चीजें अनरिलायबल। तो क्या होता है, एक आदमी ने झूठ बोला, उसके बाद के ये हो गया, उसके बाद वो दूसरों ने ये अपने साबित करने को, जी हमारा बड़ा नॉलेज है, हम बड़े वैल्यूएबल लोग हैं, फॉरवर्ड करनी शुरू कर दी। तो क्या हुआ, आपने झूठ को फैला दिया। प्लीज इसको अवॉइड करें, बस इसके एहतियात करें, अल्लाह ताला से दुआ करें। ये एक मुश्किल वक्त है पाकिस्तान के लिए, दुश्मन हमारा बुज़दिल है और वो वही घटिया कर रहा है। लेकिन हमें खुश होना चाहिए कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने, हमारे मुतल्लिक़ा इदारों ने जिस तरह रिस्पॉन्स किया है पहले एक्शन को, उससे पहला मैसेज तो उनको मिल गया है। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि इसको एस्केलेट करने की जरूरत नहीं है चीज़ों को, हमें बड़े एहतियात से काम लेना चाहिए। हमें इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी की ज़रूरत है और जंगों में इकॉनमी तबाह हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ ये है कि वो दूसरी कोई भी हरकत करे तो एक का जवाब 2 से देना चाहिए। ये जो ड्रोन वाला उसने काम शुरू किया है, ये इसलिए किया है कि ड्रोन सस्ते अटैक्स होते हैं, उससे पैनिक जल्दी फैल जाता है। तो मैं समझता हूँ और पैनिक भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं साइबर के, प्लीज उसको महफूज रखें, क्योंकि अगले अटैक होंगे अब हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और उसकी उन्होंने तैयारी की हुई होगी पहले से। ये बस अच्छा अमार साहब, गैर मुसद्दका जो खबरें हैं उनको फैलाया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली हम उनको शेयर भी करते हैं, अपनी टाइमलाइन पे भी लगाते हैं। जिस तरह कल की बात है कि फैसल मस्जिद पे हमला हो गया, मुल्क के दीगर इलाकों की बड़ी बड़ी मसाजिद के हवाले से, बड़े बड़े प्लेसेस के हवाले से बताया गया कि वहाँ पे हमला हो गया। अवाम किस तरह से जान सकते हैं कि ये भी एक साइबर अटैक है और साइबर अटैक को आपको समझना चाहिए और इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन को आपको शेयर नहीं करना चाहिए? बात तो ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट के रिलायबल सोर्सेज हैं। साइबर की दुनिया हमारी एक नेशनल सर्ट है, सर्ट से बनता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हमें सिर्फ नेशनल सर्ट की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे यकीन रखना चाहिए साइबर के हवाले से, और किसी से बात नहीं करनी चाहिए। बल्कि कोई अगर चीज डाले तो उसको आप कंडेम करें कि क्या कर रहे हो तुम, ये नेशनल सर्ट नहीं बता रही। मैं नेशनल सर्ट से, मैं इस वक्त अमेरिका में हूँ, एक कॉन्फ्रेंस में आया हूँ। नेशनल सर्ट की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारा उनसे रब्ता है। जो मेरी इदारा है पाकिस्तान सर्ट, वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, हम भी नेशनल सर्ट के साथ काम कर रहे हैं। हमारे राब्ते ही बाकी इदारों के साथ हैं बाहर के। बिल्कुल आप नेशनल सर्ट के अलावा या जो NCCIA बनी है उनके अलावा किसी चीज के ऊपर इतबार ना करें। ये वही तरीका है इस वक्त अपने आप को बचाने का। बाकी सब चीजें लोग अपनी चीप पॉपुलैरिटी के लिए, जो हमारे ये सोशल मीडिया के लोग हैं, डाल देते हैं कि जी मैंने खुद देखा है, ये है वो है। प्लीज ना करें, उससे डिसइंफॉर्मेशन फैलती है और ये फेक न्यूज है। आप जरूर, आपको ऐसी वीडियो आएगी जिसके अंदर
कोई आपका दुश्मन जो है वो आपको बुरा कह रहा होगा, यकीन करें उसको बेचारे को पता भी नहीं होगा, वो फेक न्यूज होगी। इसलिए इस पुराने जमाने के अंदर भी जब जंगें होती थी तो जासूस भेजे जाते थे दुश्मन की फौज के अंदर। अब वो पहले फिजिकल जाते थे, अब वो ये इसके जरिए। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि अब हम इस चीज़ को तो डिस्कस कर चुके हैं कि कितना नुकसान है, किस तरह से खबर शेयर करनी है, कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर इस सिलसिले को ना रोका गया इस मौजूदा सिनेरियो में, तो आप क्या समझते हैं कि किस हद तक नुकसान हो सकता है इकोनॉमिकली, अगर हम ज़्यादातर तौर पर बात करें तो? का सबसे बड़ा नुकसान हमें इकोनॉमिक सेक्टर पे होगा। अच्छा। इस वक्त पाकिस्तान को लोग इस तरह देख रहे हैं कि भाई एक मुश्किल का वक्त है, चलो इसकी मदद कर दें। दिस इज नॉट ए गुड माइंडसेट। हम एक स्ट्रांग मुल्क के तौर पे आगे आ चुके थे। पिछले दिनों के अंदर हमारे बड़े अच्छे प्रोग्राम सामने आए थे और यही वजह है कि इस मौके के ऊपर इसको रोका गया चीज़ों को। नुकसान इकोनॉमिक होगा मैं समझता हूँ। जो पाकिस्तान यहाँ पे इस वक्त मैं अमेरिका में हूँ, यहाँ ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है। ट्रेड वॉर का मुकाबला नहीं कर सकते, ट्रेड वॉर क्या है, लेकिन हम उससे फायदा ये उठा सकते हैं कि हम अपनी जो इंडिजिनस चीजें उसको प्रमोट करना शुरू करें। आप यकीन करें यहाँ इतनी वैल्यू है हाथ की बनी हुई चीजों की, लेकिन अनलक के लिए हमारे इदारे ये काम नहीं कर रहे। आप चले जाए रिमोट इलाके के अंदर, कश्मीर वैली में, जीबी में, चित्राल में, बेशुमार जगह के ऊपर, उसमें थर्ड पार्टी ज्यादा फायदा उठा रही है। 100 रुपए की चीज लेते हैं किसी बेचारी खातून से जो हाथ से बनाती है, उसको यूरोप में ला के बेचते हैं 500 रुपए की, और उसको बेचारी को वो 100 रुपए भी नहीं मिलते। हमें अपनी इंडिजिनस चीजों को प्रमोट करना चाहिए। पहली बात तो ये है। इकोनॉमी कई लेयर्स होती हैं, उसमें से एक लेयर ये डोमेस्टिक वर्कर्स की है। दूसरे मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा, हमारे यहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स जो है बहुत ज्यादा है, उनको ट्रेन करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक एफर्ट कर रहा हूँ और इसी के लिए आया हूँ कि जो हमारे इंटरनेशनल इदारे हैं, जिनको हेल्थ केयर का मतलब ये है कि ये जो तमाम जो पैरामेडिक्स के लोग होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होती है, हजारों लोग चाहिए यहाँ पे, एक दो नहीं हजारों लोग चाहिए। इंशाल्लाह मैं 28 मई को वापस आता हूँ, मेरा राब्ता लोगों से रहेगा। हमें इस वक्त पाकिस्तान में अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना चाहिए। जो जॉबलेस लोग हैं उनको जॉब देनी चाहिए। ये ख्वाब देखना बंद कर दें कि हर आदमी पाकिस्तान से आके यहाँ पर मजे करेगा और गाड़ियां चलाएगा, और ना ना ना। ये मैं इस वक्त जिस गाड़ी में सफर कर रहा हूँ, मेरे साथ एक पाकिस्तानी बैठा है। गुजारिश ये है कि मैं उससे ही बात कर रहा था कि प्लीज ये ख्वाब देखना बंद कर दें। बाहर जरूर आइए, लेकिन प्रॉपर लीगल जॉब से आइए। ये डंकी में बैठ के ये खुफिया तरीके से ना आए, बाकायदा पासपोर्ट लेकर मोहर लगाकर इज्जत से पहुंचे यहाँ पे। मैं अपनी यूथ को मैसेज देना चाहूंगा, इस वक्त जो इंडिया से हमारी जंग हो रही है, अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग कर लें, इस वक्त इंडिया की क्या स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिकली उसने स्ट्रांग किया हुआ है, इसे वो सर्वे कर रहा है। आप उसकी जीडीपी देख लें, अपनी जीडीपी देख लें, तो जंग में तो मुकाबला हमारी मुसल्लह अफवाह ठीक कर रही है उनके साथ, देख लें टिट फॉर टैट है, लेकिन इकोनॉमी के हमने मुकाबला इकोनॉमिकली इंडिया का कैसे मुकाबला करेंगे? सर आप क्योंकि हमारे साथ मौजूद है, तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि हाल ही में हमने NCCIA के नाम से एक इदारा बनाया था, जो कि साइबर क्राइम के हवाले से इस इदारे को हमने खुद मुख्तार बनाया था, जो कि सोशल मीडिया के क्राइम्स को रोकता है, सोशल मीडिया में जो चोरियाँ होती हैं, जो फ्रॉड होता है, उनको रोकता है। और अब क्योंकि इसको हम इंटरलिंक भी कर सकते हैं इंडिया के साथ, क्योंकि वो जब इदारा बनाया गया तो उसके ऊपर काफ़ी तनकीद हुई कि इदारा क्यों बनाया गया। सो क्या समझते हैं इस इदारे ने अभी तक क्या काम किया और कितना ज़्यादा मौसर ये आने वाले दिनों में होगा? एक अच्छी बात यह है कि पहले जो FIA के पास था काम, उसमें FIA के पास साइबर क्राइम के अलावा और 10 काम भी थे, जैसे एयरपोर्ट्स थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग थी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग थी, 50 चीजें थी। अब ये जो इदारा बना है NCCIA, ये उसी कानून के तहत बना है जिस कानून के तहत FIA को बनाया गया था। ठीक है, ये भी एक अथॉरिटी है डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी डेडिकेटेड रोल है, इसके अलावा ये कोई काम नहीं करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो अफसरान आए हैं उनके पास तजर्बा भी बड़ा अच्छा है और मैंने इनके साथ काम भी किया है। ये एग्जैक्टली वही चीज है जो मैंने 2002 में एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था, NR3C, नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम। ये रिस्पॉन्स सेंटर है, ये लोगों को ट्रेन भी करेगा, ये लोगों को आगाह भी करेगा, और मेरा मुकम्मल ताउन रहेगा इस इदारे के साथ, क्योंकि नाउ दे आर वेरी क्लोज टू द पैशन जिसके लिए मैं पूरी दुनिया में ट्रैवल भी कर रहा हूँ।
कल भी यहाँ वाशिंगटन डीसी के अंदर हमने लोगों को अवेयरनेस क्रिएट किया। इंशाल्लाह ताला मुझे मुकम्मल यकीन है कि NCCI जो है उसकी कारकर्दगी सिर्फ ये है कि जो इससे मुतल्लिका बाकी इदारे रिसेंटली एक इंटेलिजेंस का नेटवर्क बना है, वो सब मिल के PTA जितने भी रेगुलेटर्स हैं ये सब मिल के काम करें और हमें पाकिस्तान के अंदर इस कोऑर्डिनेशन पहुंच सकते सही, बिल्कुल। सर मुझे आखिर में ये बताइएगा कि अब अगर इस सूरत हाल में जो इस वक्त कशीदगी चल रही है, अगर किसी के साथ या फिर अब इस सूरत हाल में नहीं, कभी भी किसी के साथ कोई मसला हो जाता है, कोई भी ट्रेजेडी होती है, तो उसके लिए क्या क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए? वो कहाँ पर कॉल कर सकते हैं? क्या हेल्पलाइन है उनकी? पहले तो आप अगर फील करें कि आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो गया है तो सबसे पहले रिपोर्ट कर दें उसको। ठीक है। रिपोर्ट करते ही होगा कि वो क्विक एक्शन के तौर पे वो रेमेडियल मेजर्स हो जाएंगे। नंबर 2, जो भी खतरा आपने फील किया है, जैसे बैंक का मसला है, फाइनेंशियल है, उसको वहीं स्टॉप करा दें, क्योंकि जब कोई नुकसान होना शुरू होता है तो उसे कहते हैं रेप्लिकेटिंग इफेक्ट्स होते हैं, एक नुकसान होगा उससे चौथा होगा, पांचवा होगा। नंबर 3, अपने सब दोस्तों को, सब लोगों को आगाह कर दें सोशल मीडिया के ऊपर कि ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये मेरा सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, यहाँ से मेरी गलत पिक्चर लगा के ये काम किया जा रहा है। उसके अलावा हम पैसा सर्च जो है वो हम लोगों की मदद कर रहे हैं इसी के अंदर। ज़ाहिर है गवर्नमेंट के अपने मसाइल होते हैं, वो थोड़ा टाइम भी लेते हैं, लेकिन हम भी इसमें लोगों की मदद कर रहे हैं एज ए सिविल सोसाइटी और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। हम रोज़ सुबह 8 बजे, रोज़ रात को 8 बजे वेबिनार करके लोगों को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। और आखिरी बात यह है कि इस वक्त मुल्क एक मुश्किल में है, आपस के इख्तलाफात भूल जाए, एक ही चीज याद रखें, इस वक्त हमारा दुश्मन एक है, हमने सब ने उसका मुकाबला करना है। फिर कहते हैं यार जिंदा सोबत बाकी, दोस्तियां यारियां सब चीजें, दुश्मनियां सब निभा लेंगे एक दूसरे के साथ। इस वक्त पाकिस्तान को आपकी जरूरत है और ये ना भूलिए कि पाकिस्तान है तो हम हैं। साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे बात करके हमें भी हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए। हाँ। और बात करने का मकसद ये था कि हमारे जो देखने वाले हैं उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों, किस तरह से हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। और आजकल क्योंकि कोई भी बंदा क्राइम की हालत में ये काम नहीं करता कि क्राइम समझ के कि अगर किसी ने फैसल मस्जिद की वीडियो शेयर कर दी, किसी ने किसी और एरिया की वीडियो शेयर कर दी, वो शायद जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि सरहद पार से ये सारी चीजें मॉनिटर हो रही हैं और वहां पे एकदम से उनकी टीवी चैनल्स पे वही फुटेजेस चलाई जाती हैं जो हम यहाँ से उनको प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। और अमार जाफरी साहब ने एक जिस तरह से बात की ना, उन्होंने कहा सबसे पहले आप अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम होता है तो आप उसको रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करने के बाद फिर आपको जो हेल्पलाइन बताई गई आप उस पर कॉल करें, फौरी तौर पर एक्शंस होते हैं। और हर खबर को मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये चेक कर लें कि कितनी खबर दुरुस्त है, क्योंकि इस तरह से इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है ना वो कामयाब हो जाएगा। जब आप इररेलेवेंट खबरों को शेयर करेंगे अपनी लोगों के साथ तो लोग पैनिक हो जाएंगे, खौफ फैल जाएगा। और इंडिया चाहता भी ये है, छोटे छोटे ड्रोन्स भेजने का मकसद भी उसका ये है। डिफेंस सिस्टम को तो चेक करना मकसद उसका है ही, लेकिन साथ ये भी चेक करना है कि जब लोगों में पैनिक फैल जाएगा तो वैसे ही आपको पता है कि फिर ऐसे जंगी माहौल में ना इंसान वैसे ही परेशान हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी हवाले से हम डिस्कशन को आगे भी बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हमने डिफेंस एनालिस्ट से तो बात की है कि इस वक्त जो पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन्स हैं उस हवाले से क्या कुछ करना है। हुमा बकाई साहिबा से हमने 1-2 सवाल जरूर किए कि इंटरनेशनल महाज पे पाकिस्तान को किस तरह से सबकत हासिल है, इंडिया पे भारत को सुक्की का सामना करना पड़ा है। ये सबको पता है कि भारत का इस वक्त बयानिया पूरी दुनिया में नहीं बिक रहा और भारत जो बेचना चाह रहा है वो सिर्फ अपने ही मीडिया में वो बेच रहा है। और वो जो मोदी साहब का एक ख्वाब है ना इलेक्शन वापस जीतने का, एक बड़ी स्टेट है, पावरफुल स्टेट है, वहाँ पे इलेक्शन है और वो इलेक्शन को जीतना चाह रहे हैं। फौज का मोरल डाउन कर दिया है। ये जो सफेद झंडे लहराने वाला जो मजाक था, ये तो बिल्कुल मजाक ही था, ये तो एक ड्रामा था, क्योंकि इंडिया तो अमन चाहता ही नहीं है। ये बात आप याद रखें कि इंडिया अमन नहीं चाहता। ये जितने भी राबते कर रहे हैं, बैकडोर राबते हो रहे हैं, अमेरिका ने भी साफ तौर पर वादे तौर पर कह दिया कि हम ऐसी जंग में नहीं पड़ना चाहते जिसका हमसे कोई सरोकार ना हो। एक पॉइंट मैं शुरू से बोल रहा हूँ गजल, कि पाकिस्तान ने पूरी उम्मत मुस्लिमा का ठेका उठाया होता है। हाँ। अगर किसी भी मुल्क पे जिसके साथ सिर्फ नाम का मुसलमान लगा होता है तो पाकिस्तान में उसके हवाले से बात भी होती है, पाकिस्तान उसके हवाले से मुजम्मत भी करता है। और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हमारी अवाम को मुजम्मत बहुत बुरी लग रही होती है। हमारी अवाम हमसे चाहती है कि हमने हमला क्यों नहीं किया। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुजम्मत कहाँ से आई? बिल्कुल मुजम्मत कहीं से भी नहीं आई। जिस तरह से सबने कल हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद थे, आपको याद होगा, तो उन्होंने कहा शहीद सियालवी साहब, उन्होंने बड़े जबरदस्त
अल्फाज में कहा कि भाई दुनिया को कोई परवाह नहीं है, दुनिया सिर्फ मजे ले रही है। हाँ, दुनिया सिर्फ चस्के ले रही है, उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि दुनिया सिर्फ मजे ले, उसको आपसे कोई सरोकार नहीं है, वो देखेगी उसको जहाँ पर जिसका जो फायदा होगा वो उसी को लेकर चलेगा, आपने अपनी लड़ाई को खुद लड़ना है। और जब मैंने उनसे सवाल किया ना कि क्या मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल हो सकता है, क्योंकि हम शुरू से ये चीज सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, तो उन्होंने कहा कि व्हाट इज मुतहम्मिल, मुतहम्मिल कोई वर्ड नहीं है, आपके ऊपर हमला हुआ है, आप उसका जवाब दें और आपने देना होगा, आगे जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। और यहाँ पे हमारी आवाम के लिए भी सीखने के लिए काफी कुछ है कि आप एकदम से हाइपर हो जाते हैं, और जिस तरह हमने पूरी उम्मत का ठेका उठाया हुआ है इस वक्त, हमें उस तरह का रिस्पॉन्स अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आ रहा। किसी भी बड़े तुर्की के अलावा, एक दो मुल्कों के अलावा, मैं उनको बिल्कुल नहीं लूंगा, कोई मुजम्मती बयान भी नहीं आया। यूएई हमारा दोस्त है, फलां हमारा दोस्त है, फलां हमारा दोस्त है, किसी मुजम्मती बयान का भी हमें इस वक्त तक मीडिया में सुनाई नहीं दिया। फोन कॉल्स आई हैं, वजीर खारजा की फोन कॉल आ गई किसी मुल्क के, आज शायद सऊदी नायब वजीर खारजा ने आना है, उन्होंने आके यही बात करनी होगी कि आप जंग रोक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुजम्मत वाला सीन हमें अभी तक नजर आ रहा। ये डिस्कशन हमारी इस तरह जारी रहेगी। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मजीद अब बात नहीं करते क्योंकि गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और वही सिलसिला आगे बढ़ाते हैं जो हम बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान वॉर जो इस वक्त चल रही है। फॉर्मर एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर मैं मजीद तमीद तो नहीं बांधूंगी, इस वक्त तमाम तर सूरत हाल से आप वाकिफ़ हैं, जो कुछ भी हो रहा है, इंडिया ने हमला किया, हमने उसको अपने आप को डिफेंड किया, मजीद अभी हमारा जवाब आएगा और ये अब तो दुनिया लिख रही है, दुनिया रिपोर्ट कर रही है इसको, जो हम पहले कहते थे वो अब दुनिया खुद कह रही है। आपको लगता है कि क्या कोई डायलॉग का रास्ता हो सकता है या फिर नहीं? जी नजर आ रहे हैं, कुछ इशारे नजर आ रहे हैं कि कम्युनिकेशन बहाल हुई है थोड़ी सी, और ऐसी सूरत में होनी भी चाहिए क्योंकि दो ममालिक हैं, दोनों बड़े मजबूत ममालिक हैं, पाकिस्तान की अपनी एक कुव्वत है, एक सलाहियत है, और दोनों ममालिक जौहरी कुव्वत के मालिक हैं। तो जाहिर है ये कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी थी, जो कि पिछले कोई 24 घंटे पहले कम्युनिकेशन डेवलप हो गई है, और वो कम्युनिकेशन हुई है माइक्रोबियो यानी कि यूएस की एक मीडिएशन से। बाकी भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक के सरबराहान और दो वज़राए खारजा वो भी इस मामले में कुछ तो सरेआम यानी पब्लिकली और कुछ बैकडोर के तहत वो दोनों मुल्कों के साथ इस वक्त कम्युनिकेशन में हैं, और जिसकी वजह से ये दो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं उनके दरमियान एक कम्युनिकेशन का सिलसिला शुरू हुआ है पिछले 24 घंटे पहले। और वो कम्युनिकेशन का सिलसिला अब कोई डायलॉग में बदल जाता है, बैक चैनल डिप्लोमेसी में बदल जाता है। उम्मीद है कि ऐसा हो जाए, लेकिन उससे पहले क्योंकि मोदी हुकूमत की जो इस वक्त शर्अंगेजी की एक नहज पर पहुंचा दिया है पूरी कौम को, वो अपने हालात के कैदी बन चुके हैं। They have become the slave of their own circumstances because they have created so much of hype within their own country, and particularly those people who have the ideology of RSS and the Hindutva, the greater Akhand Bharat and all. So because of which probably it will be hard for Modi politically to really withdraw, and that's why हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए, हम दुश्मन को नहीं अंडर एस्टिमेट कर सकते कि जब ये गुफ्तो शनीद का सिलसिला या जब कम से कम एक कम्युनिकेशन का रास्ता खुला है दो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान इंडिया और पाकिस्तान के, तो ऐसी सूरत में जो पॉलिटिकल फायदा उठाने वाली हुकूमत है जो कि अपने नेशनल सिक्योरिटी से खिलवाड़ करती है इंडिया की हुकूमत, तो वो देखें दुनिया में लोग पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स को अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के को दाव पर लगाकर पॉलिटिक्स लोग नहीं करते हैं दुनिया में। तो इसकी वजह से ये जो वहाँ एक हरारत और एक टेम्परेचर बना दिया है मोदी ने, उसकी वजह से थोड़ी सी चीजें कठिन हो गई हैं, दुश्वार हो गई हैं, और दुनिया इस बात को समझती भी है। तो ऐसी सूरत में कम्युनिकेशन का बहाल हो जाना, ऐसी है डॉक्टर साहब, कम्युनिकेशन बहाल हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ कम्युनिकेशन बहाल हुई, दूसरी तरफ नायब वज़ीर खारजा सऊदी अरब के आज पाकिस्तान आएंगे, फिर अमेरिका भी बार बार कॉल्स कर रहा है, इंगेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन
क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान जवाब दिए बगैर ही डायलॉग करेगा, या फिर जवाब भी बनता है? अगर इसी तरह से हमने कम्युनिकेशन की बुनियाद पे जवाब ना दिया तो भारत तो किसी भी वक्त हमला करके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज कर सकता है। बट अमेरिका में, सॉरी, बात कम्युनिकेशन, सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। अमेरिका पहले ये कह रहा था कि दोनों को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन अब अमेरिका की स्टेटमेंट है कि हम ऐसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे जिससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। जी हाँ, वो जो जाहिरी तौर पर बात की जाती है वो ऐसे मामलात में बातनी तौर पर बातें करने के मुख्तलिफ होती है। जो बातनी तौर पर बातें हो रही हैं वो इससे मुख्तलिफ हो रही हैं, जिसके इशारे भी मिल रहे हैं, और जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है। आपका बुनियादी सवाल जो पहले हिस्से में सवाल किया गया मुझसे, वो उसका जवाब देना बड़ा जरूरी है आपके नाज़रीन के लिए। और बुनियादी सवाल ये था कि क्या इस कम्युनिकेशन की वजह से पाकिस्तान अपने उस हक से दस्तबरदार हो जाए जो कि इंटरनेशनल कानून में 51 आर्टिकल है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, और यूनाइटेड नेशन चार्टर का आर्टिकल 2 का सब आर्टिकल 4 है, जिसके तहत हमारा हक है। जब एग्रेशन की गई है हम पर तो हमारा हक है उसका जवाब दें। किस वक्त दें, कहाँ दें, कैसे दें, किस लिहाज से दें, कितना जवाब दें, छोटा जवाब दें, बड़ा जवाब दें, वो सारा हक हमारे पास महफूज है। तो उस हक को दस्तबरदार होने के लिए बुनियादी सबब पे जाना पड़ेगा कि बुनियादी वजह क्या बनी इस तमाम तनाज़े की, इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट की, और इस तमाम जंगी जनून की जो इंडिया ने फैलाई है, वो क्यों बनी। एक तो पहलगाम पे का इल्जाम, जिसका पाकिस्तान कहता है ट्रांसपेरेंट आप करा लें, पूरी दुनिया को बताया है, आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा लें, लेकिन उससे हटकर जो हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, जो हमारी बका का सवाल है, और वो है इंडस वाटर ट्रीटी का हेल्ड इन अबेंस में डायरेक्टली डाल देना। और उससे महसूस होता है कि इंडिया के जहन में इससे आगे क्या प्लानिंग हो सकती है पाकिस्तान के पानी को रोकने का, वो कि अभी मुमकिन नहीं है। कुछ अरसे के बाद वो कर सकता है अगर वो वॉकआउट करना शुरू कर दे इतने अहम एग्रीमेंट से, जो कि अगेन इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। हेलेंस्की लॉ है जो वाटर कोर्सेज पे अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन पर है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस वाटर कोर्सेज का लॉ है जो कि अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन जो कि पाकिस्तान है उसके हकूक को डिफाइन करता है। लेकिन सबसे अहम बात अगर इंडस वाटर ट्रीटी का जिस तरह के इंडिया दिया है, जिस तरह का इशारा दिया है माइकल रूबियो ने कि वो विड्रॉ भी हो सकता है, अगर ऐसा है तो हम पाकिस्तान के लोग बाशऊर हैं, हमारी क़यादत बाशऊर है। और फिर हमारी क़यादत ने कहा है, मिनिस्टर डिफेंस ने परसों भी कहा है कि आप ट्रांसपेरेंट करा लें आप इंक्वायरीज की। और उसके अलावा उनको कहा गया कि जी इंडिया कहता है कि उसने तो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी हैं टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर ड्रोन और उस पर मिसाइल दागे हैं, तो उनका कि चले उसको भी शामिल कर लें इंक्वायरी में। एंड व्हाट बेस्ट ऑफर कैन पाकिस्तान गिव, एंड द वर्ल्ड इज सेन एनफ टू अंडरस्टैंड दैट Pakistan is coming up with absolutely fair and transparent demand, and that is inquiry. तो फिर उसके बाद क्या रह जाता है? तो अब उसकी वजह से जहन साजी होती है, दुनिया इस चीज को असेस करती है। दुनिया में इस वक्त जो उनके फॉरेन ऑफिसेज हैं, जो उनकी क़यादत है, जहां जहां जिन जिन मुल्कों में 193 कंट्रीज हैं, उसमें से बेशतर ममालिक इस वक्त नजर रखे हुए हैं। जैसा कि हमने बात की, कोई मजाक बात नहीं है कि 2 न्यूक्लियर स्टेट्स नेबरर्स वो एसएनएच पर पहुंच जाएं तो कोई एक्सीडेंटल बात ना हो जाए। तो दुनिया इससे डरी डरी रहती है, सहमी सहमी सी रहती है, क्योंकि इससे जो नुकसान है उसका इजाला नहीं हो सकता रहती दुनिया तक। क्योंकि अब पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड हैं, इंडिया के पास 172 वॉरहेड हैं जो कि न्यूक्लियर हैं, और दुनिया को इस चीज का इदराक है। और पाकिस्तान ने तो कभी पहल करना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान इस दफा भी पाकिस्तान ने पहल नहीं की, इस दफा भी पाकिस्तान अपने डिफेंस के राइट को इस्तेमाल कर रहा है, और यही बात होनी चाहिए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो दुनिया इस वक्त जरूर कोशिश में है, और फ्रांस के सदर ने, जर्मन के चांसलर ने, यूके के वज़ीर आज़म ने, इसी तरह सऊदी अरब के आप देख रहे हैं कि क़यादत के बहुत अहम रुकन हमारे पास आ रही हैं आज। और सऊदी अरब हमारे बिल्कुल बहुत नज़दीक रहा है, हमारा ऐसा ब्रदरली मुल्क है कि जिसने हमेशा और हर वक्त और हर दम हमारा साथ दिया है। इसी तरह यूएई है। तो
तो ये जो हमारे दोस्त हैं, जाहिर है जब हमसे बात करेंगे तो हमें हमारी इज्जतों वकार का भी तो ख्याल रखेंगे ना, कि हमने अपना राइट अगर छोड़ना है तो वो तमाम चीजें, वो हरकतें और वो नुकसानात जो इंडिया करना चाहता है उससे विड्रॉ हो जाए। और उसका हमें एक दूसरा एडवांटेज ये मिलेगा कि दुनिया तकरीबन 15 सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो पास हो चुके हैं अब तक कश्मीर के हवाले से, उसको तकरीबन बैक बर्नर पे रख चुकी थी, वो दोबारा फ्रंट पर आ गया है। और अब दुनिया को पता पड़ गया है कि ये दो जौहरी कुव्वत से लैस ममालिक, इनके दरमियान अगर कश्मीर का मसला हमेशा कायम और दायम रहा तो दुनिया भी हमेशा इसी खतरे में रहेगी। दुनिया और भी इसी खतरे में खतरे रहेगी, के बिल्कुल सर। सर मुझे आखिर में ये बताएगा कि ये वही भारत है जो कुलभूषण को भी नहीं मानता था उसकी गिरफ्तारी के हवाले से, फिर अभिनंदन की गिरफ्तारी भी नहीं मानता था, और आपको क्या लगता है कि क्या थॉट प्रोसेस है जिस तरह से ये डायमेंशंस चेंज कर रहा है इंडिया, और हर थोड़े अरसे बाद हम देखते हैं कि कोई ना कोई एडवेंचर कर देता है, हालांकि उसको पता है कि हमारे पास इतनी सलाहियत है कि हम आपके तमाम ड्रोन्स, हम आपके तमाम जहाज गिराने की सलाहियत रखते हैं, बट फिर भी वो इस तरह की एक्शन करता है। तो थॉट प्रोसेस क्या है मोदी का? नहीं, मोदी का देखिए ना, जैसा मैंने बताया कि उनका तो नजरिया, वो आरएसएस नजरिए को लेके अगर अपनी पॉलिटिकल अहदाफ को हासिल करना चाहें, बेसिकली आरएसएस के अहदाफ को हासिल करना चाहते हैं, और उसमें पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बीजेपी इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी भी तो बाशऊर लोग हैं ना इंडिया में, बाकी भी तो वहाँ जो उनके दानिश्वर हैं, उनके पढ़े लिखे लोग हैं, उनके समझदार लोग हैं, और ज्यादातर वही है इंडिया में। तो वो भी तो एक बॉटम अप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं मोदी पर। मोदी का ठीक है कि एक जिस अंदाज से उसने अपने माशरे को जकड़ लिया है, जिस अंदाज से मीडिया को कंट्रोल कर लिया है, जिस अंदाज से लोगों की जुबान बंदी कर दी है, वो अपनी जगह पर, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं लोग, क्योंकि अफकार को पाबंद सलासल जो करोगे, तस्वीर के चिलमन से ज़या आती रहेगी, और वो यही आवाजें उठ रही हैं इंडिया से भी। क्या बात है जिसका सर, कि आपने जो प्रेशर शेर पढ़ा है ना, मैं समझता हूँ कि यहीं पे हम इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इंडिया पाकिस्तान की टेंशन हैं उसके हवाले से बात कर रहे थे। ख़वातीन नौज़ात, आगे बढ़ते हैं। वैसे तो कहते हैं कि फनकार सबका होता है, हाँ। इसकी सरहद की परवाह नहीं की जाती, मगर भारत में ऐसा नहीं होता। जैसे ही इंडिया के साथ हालात कशीदा होते हैं, वो सबसे पहले हमारे एक्टर्स पर काम करने की पाबंदी लगाते हैं। मगर कुछ हमारे अदाकार हैं जिनको भारत की मोहब्बत बार बार खींच कर लिए जाती है। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की ड्रामा क्वीन हानिया आमिर के भारतीय मतदाताओं के लिए खुफिया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने का एतराफ़ कर लिया गया, और पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी मकबूल पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर ने ऑफिशियल अकाउंट के साथ साथ इंस्टाग्राम पर एक खुफिया अकाउंट रखने का एतराफ़ कर लिया गया। जी हाँ, और सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि हानिया आमिर ने नाम तो जिनका सुना ही होगा, उनके नाम से एक इंस्टाग्राम पर जो है वो इस तरह से पोस्ट शेयर की गई है और भारतीयों के लिए एक नया अकाउंट बना लिया है। और उसके बाद मुबैना तौर पर हानिया की टीम की जानिब से एक वजाती बयान भी जारी हुआ था। ताम उसके जो ऑफिशियल अकाउंट है उनको विजिट करने पर ऐसा कोई बयान भी हमें नजर नहीं आया। और इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल भी हो रही है जिसमें हानिया आमिर खुद इंस्टाग्राम पर एक नामालूम नाम से अकाउंट चलाने का एतराफ़ भी करती नजर आ रही हैं। फिर उसके बाद अहमद अली भट्ट की पॉडकास्ट में शिरकत के दौरान अदाकारा ने बताया था कि मुझे बहुत पुरस्कार मिले हैं, मेरा एक खुफिया सोशल मीडिया अकाउंट है जिस पर मेरे मद्दाहों ने मुझे फॉलो कर रखा है और एक निजी मामला है ये मेरा। खुफिया अकाउंट का नाम पूछने पर हानिया ने कहा कि वो मेरे नाम पर नहीं है, लेकिन मैं उसका नाम भी नहीं बताऊंगी जहां मैंने अपने मद्दाहों के साथ एक ताल्लुक बनाया हुआ है। खैर ये भी जो भी मामलात थे उनकी अपनी पर्सनल लाइफ के मामलात थे, लेकिन अब इस हालिया तनाजुर में किस तरह से हमारे जो एक्टर्स हैं वो भारत में जाकर काम कर रहे हैं, फिल्म्स कर रहे हैं, कितनी तनकीद का सामना है, ये तमाम तर बातें करने के लिए, इनके जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हारून शुएब साहब। बहुत शुक्रिया इस वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा कि जिस तरह से हमने एक तमहीद बांधी एक्टर्स की, मैं उस पर तो नहीं जाऊंगी, मुझे सिंपल ये जानना है कि पाकिस्तान में भी एक बड़ी इंडस्ट्री है, तो फिर क्यों हमारे एक्टर्स जो है वो जाते हैं इंडिया और वहां पर काम करते हैं, और ऐसे हालात में जब जंग हो रही है? बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमारे फनकारों को जो है वो ये हम बार बार कोशिश करते रहे हैं कि हम हमारे फनकार वहाँ की जाकर काम कर सकें। मुख्तलिफ फनकारों के तजुर्बात रहे हैं इस हवाले से, और मज़े की बात यह है कि किसी भी फनकार का कोई बहुत अच्छा तजुर्बा नहीं रहा, चाहे वो
आप देख लीजिए कि 70 की दिहाई में या 80 की दिहाई में मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा भी एक फिल्म करने गए थे जब वो अपनी करियर के पीक पे थे, और उसके बाद वो बहुत वहां से मायूस होकर वापस आए थे। इसी तरह हमने देखा कि बाद में भी जो फनकार जाते रहे हैं, मायरा खान गई या फवाद खान गए, तो उनकी जब भी फिल्म आने लगती है फिर हालात बिगड़ते हैं और उनको हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा नफरत का सामना करना पड़ता है और उनको वापस आना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में अब ये बहुत दफा हो चुका है। हमारे फनकारों को भी ये समझ जाना चाहिए कि बावजूद इसके कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और जाहिर है कि आबादी के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन वो लोग कभी भी पाकिस्तानी फनकारों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जिस तरह अभी डॉक्टर जमील साहब से आपकी बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान के दानिश्वरों का और पढ़े लिखे लोगों का और फनकारों का ये काम है कि वो ये जंगी जनून जो है इससे बाहर निकलें और वो कोई तमीज की बात करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी हम इसकी उम्मीद कर सकते हैं। हिंदुस्तान में हिंदुत्व की जो सोच है वो सिर्फ आम आवाम में या सियासतदानों में नहीं बल्कि फनकारों में भी बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। तो हमारे फनकारों को भी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। अभी मैं देख रहा था हमारे यहाँ कुछ लोगों के बयानात इसी हवाले से मीडिया में आ रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे फनकारों को भी ये समझ जाना चाहिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी से आगे कुछ भी नहीं है, ना आपके फॉलोअर्स, ना आपके प्रोजेक्ट्स, ना पैसा ऑफ कोर्स। तो बिल्कुल अब हमारे फनकारों को ये बात समझ जानी चाहिए। मेरा ख्याल में ये जंग तो जब भी अपनी हतमी अंजाम तक पहुंचेगी और हम आगे चलेंगे, जिंदगी तो ज़ाहिर आगे बढ़ती है, तो उसके बाद भी अब मेरा ख्याल में अगर हालात नॉर्मल भी हो जाते हैं किसी नहज पर पहुंचकर, तो हमें कम से कम अभी इंतजार करना है कि हम हिंदुस्तान के साथ किसी भी फौरी कोलैबोरेशन के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो सिनेमा हो, टेलीविजन हो या मीडिया का कोई भी एस्पेक्ट हो। अरुण भाई, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। मुझे ये बताइएगा कि इंडियन फॉलोअर ज़्यादा लाजमी है या फिर पाकिस्तानियत ज़्यादा लाजमी है? क्योंकि हमने देखा है कि ना सिर्फ इंडियन फॉलोअर्स की वजह से बल्कि हमारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इंडिया को खुश करने के लिए उनकी बात भी करते हैं। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर ये सेलिब्रिटीज़ इंडिया को इतना खुश करती हैं तो वहीं पर चली जाएं या फिर उन्हीं को एड्रेस करें, हम तो उनको सीरियस नहीं लेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल इसी तरह ही है। और ये बात ध्यान में रखें कि हिंदुस्तानी फनकार जो है उनमें से भी बहुत से अब हिंदुस्तान में नहीं है। पिछले 4-5 दिनों में हमें मुख्तलिफ ज़राए से मालूम हुआ है कि बहुत से हिंदुस्तानी फनकार जो है वो हिंदुस्तान छोड़कर बाहर के मुल्कों में चले गए हैं, लंदन में हैं, कुछ यूएस में हैं। जाहिर है कि उन जंग के खतरात हैं और उनको मेरे ख्याल में वो सबसे पहले जो चूहे होते हैं वही डूबती हुई किश्ती में से छलांगे मारते हैं। तो ये फनकार तो इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं है। आप ये जो हमारे फनकार हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके साथ के कॉलीग्स हैं, वो हिंदुस्तान छोड़ चुके हैं। तो ये जो हमारे पाकिस्तानी फनकार हैं जिनको बहुत शौक है कि वो हिंदुस्तान के साथ अपने राब्ते रखें, उनके फॉलोअर्स भी रहें और उनके लिए प्रोजेक्ट्स के दरवाजे भी खुले रहें, उनको भी चाहिए कि फिर वो पाकिस्तान बिल्कुल ऐसी है। और वो जहां भी उनको जो है फनकार वो पहले भी हिंदुस्तान गए थे, अब अपनी इज्जत करवाते हैं हर दफा, तो वो जो है वो उसी तरह फिर ये भी अपनी चॉइस कर लें और फिर जो उनके साथ होगा उसके बाद वो देखते रहे। जाहिर है यहाँ पाकिस्तान में उनकी बहुत बड़ी इज्जत थी, उनको एक क्लास एक कैटेगरी में माना जाता था और हिंदुस्तान जाकर वो बिल्कुल अपनी पहचान खो चुके हैं। वो इससे पहले कि आपसे गजल सवाल करें तो मेरा एक जुमला सुन लीजिएगा कि आपको बादशाह और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा। बिल्कुल। अच्छा हारून जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे कि वो अपनी आइडेंटिटी भी ऐसे खो रहे हैं, ज़रा सी कशीदगी होती है तो वहाँ पर क्या होता है इंडिया में कि हमारे एक्टर्स को बैन कर दिया जाता है, हमारे यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया जाता है, नशरियात बंद कर दी जाती हैं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी हुकूमती सतह पर इस तरह का जो भारत का जो कंटेंट है उस हवाले से कोई स्टेप्स लिए जाने चाहिए, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाना चाहिए? बिल्कुल जी, मैं तो हमेशा से इस हवाले से जो है वो इस बात का हामी रहा हूँ कि ठीक है, हम समझते हैं कि हमारे सिनेमा हॉल्स के लिए बिजनेस सेंस बनती है कि हम इंडियन फिल्मों को इजाज़त दे देते या हम जो है इंडियन फनकारों को अपने साथ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स करते, लेकिन मेरे ख्याल में कौमी सालमियत से ज़्यादा, कौमी खुद मुख्तारी से ज़्यादा, कौमी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता। इसीलिए मैं कभी भी इस बात का हामी नहीं रहा हूँ कि इंडियन फिल्मों को यहाँ पाकिस्तानी सिनेमाज में दिखाने की इजाज़त दी जाए। अगर हमने सिनेमा इंडस्ट्री को बरकरार रखना है, चलाना है, तो हमें पाकिस्तानी फिल्मों के ऊपर ही इंहिसार करना चाहिए। हिंदुस्तानी फिल्में हिंदुस्तान का कल्चर लेकर आती हैं, हिंदुस्तानी ड्रामे हमारे घरों तक हिंदुस्तान का कल्चर लेकर आते हैं और हमें ये नहीं चाहिए। हमारा अपना कल्चर है, हमारी अपनी शख्सियत है, हमारी अपनी शनाख्त है, तो उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैं खास तौर पे बात करना चाहूंगा उन फनकारों की जिन्होंने अभी तक इस बारे में कोई वाज़ेह बयान नहीं दिया है। 2 लोगों के बारे में हम सुन रहे थे, दूसरे चैनल्स पे भी बात हो रही है, नादिया खान ने भी इसके ऊपर बात की कि 2 गुलकार हैं हमारे ऐसे जिनके बहुत बड़े फैन फॉलोइंग है यहाँ भी और हिंदुस्तान में भी। उन्होंने इस पूरे एपिसोड के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया
और मैं बड़ा हैरान हूँ ये देखकर, क्योंकि उनकी शनाख्त भी बहैसियत पाकिस्तानी फनकार ही हुई है। तो मैं जानना चाहूंगा कि उन दोनों के जहन में क्या चल रहा है। अगेन वही बात है कि या तो फॉलोअर्स, वो बिजनेस एंगल, वो कॉमर्स, या वो अर्निंग, आमदनी का ज्यादा अहमियत उनके जहन में है, या उस ग्रीन पासपोर्ट की, उस आइडेंटिटी की जो पाकिस्तान ने उनको दी है और जिसकी वजह से वो जाने पहचाने गए हिंदुस्तान में भी। क्योंकि हमारे यहाँ कम अज कम मैं ये समझता हूँ कि गुलकारी की मैदान में पाकिस्तान हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा आगे है। हमारे पास आवाजें भी बहुत खूबसूरत हैं, हमारी प्रोडक्शंस भी बहुत अच्छी हैं, हमारा म्यूजिक बहुत अच्छा है। तो उस हवाले से तो हमें कोई फिक्र करने की मीडिया में जरूरत ही नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान हूँ इन दो गुलकारों के ऊपर जो हमारे सफ़े अव्वल के गुलकार हैं, कि उन्होंने इस पूरे मामले के ऊपर कोई बयान नहीं दिया, कोई स्टांस उनका सामने नहीं आया। और मुझे लगता है कि अगेन बात वही है कि अपने फॉलोअर्स का जो है वो बिजनेस इंटरेस्ट भी होते हैं हारून भाई, बिजनेस इंटरेस्ट भी है ना, उनको वहां से कॉन्सर्ट भी मिलते हैं, सारी चीजें मिलती हैं। मुझे ये बताइएगा कि इंडिया से भी आवाजें आ रही हैं, उनको भी पाकिस्तानी ड्रामाज बड़े पसंद है, पाकिस्तान के ड्रामाज वहां पे देखे जाते हैं, वहां से भी आवाजें आ रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि मैं आपसे एक सवाल जाते जाते करना चाहता हूं। हमने ना बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया के ड्रामे देख लिए, वो अजीब गरीब से ड्रामे कर रहे हैं। अब आगे वीकेंड आ रहा है तो आवाम को क्या बताएंगे, वो वीकेंड पे कौन से ड्रामे देखें? बिल्कुल जी, वीकेंड पे पाकिस्तान का बहुत अच्छा कंटेंट है। शरीफ फरहाद देखें, अभी कर्ज़े जा खत्म हुआ, उसकी अगर लोगों ने किस्तें नहीं देखी तो वो देखें। अब तो मजे की बात यह है कि वीकेंड है तो बिंज वॉचिंग की जा सकती है। और बिंज वॉचिंग जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि बिंज वॉचिंग ये है कि आप एक ही वक्त में बैठकर सारे एपिसोड साथ देखें। तो हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे हैं, वो सारे देखे जा सकते हैं। डाइन बहुत अच्छा जा रहा है जी आजकल, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ड्रामा, और बड़े बड़े नाम है उसके अंदर। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत खूबसूरत अदाकारा महविश हयात बड़े अरसे बाद टेलीविजन के ऊपर आ रही हैं। तो डाइन देख सकते हैं, जिस तरह मैंने कहा शरीफ फरहाद देख सकते हैं। परवरिश बहुत खूबसूरत ड्रामा है। जेनजी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं, तो जेनजी वाले जो हैं वो सारे परवरिश देखें और समझने की कोशिश करें कि हमने अपने माशरे को मजबूत करना है। हमने आपस में, हमारी जो पुरानी नस्ल है, नई नस्ल है, हम सब ने अपने रिश्ते जोड़े रखने हैं। ये मुश्किल का वक्त तो है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ये ताकत रखता है कि वो कौम को जोड़े रखे और कौम को मिलाकर रखे, और हम आगे की तरफ देखें। हम चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं, और हम उसी के ऊपर फोकस रखें। ये जो इंडिया के ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडे हैं और गलत खबरें हैं उन पर आपने ना जेनजीज का नाम लेके मेरा ख्याल है कि उनको भी खुश कर दिया हारून भाई। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे पास वक्त खत्म हो जाता है। खवातीन और हज़रात, आज एक बार फिर हमने वॉर टेंशंस के हवाले से बात की, इंडिया पाकिस्तान के हवाले से बात की, हमने आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया। एंड में हमने ये भी आपको बताया कि आप ड्रामास कौन से देख सकते हैं। खवातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त खत्म हो जाता है। कल और परसों हमारी भी छुट्टी है, इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। मुझे गजल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।